गेट खोलने से पहले वली मोहम्मद ने आवाज देकर पूछा, कौन है? हाँ वली मोहम्मद, गेट खोलो, हम लोग हैं, फयाज हुसैन ने जवाब दिया। फयाज हुसैन की आवाज पहचान कर वली मोहम्मद ने फौरन दरवाजा खोल दिया। घर में दाखिल होकर नीलम ने सुकून का सांस लिया। वो कमरे में जाकर धम से अपने बेड पर लेट गई। उसने अपने हाथ पांव बेड पर फैला लिए और आंखें बंद करके गहरे सांस लेने लगी। तब अचानक उसे एहसास हुआ जैसे उसके सरहाने कोई है। उसने फौरन आंखें खोल दी और डरते डरते चारों तरफ देखा। कमरे में कोई ना था। अभी वो दरवाजा बंद करने वाली थी कि अचानक कमरे में लाइट बुझ गई। उसे ख्याल आया कि बिजली चली गई है, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और राहदारी में रोशनी हो रही थी। इसका मतलब था कि बिजली मौजूद है। फिर उसके कमरे की लाइट ऑफ कैसे हो गई? वो घबराकर खड़ी हो गई। उसने बिजली का बटन देखा, वो ऑन था। उसने दोबारा उसे ऑन ऑफ किया, लेकिन ट्यूब ना जली। उसने सोचा ट्यूब में कोई खराबी हो गई है। ये सोचकर उसने अपने बेड के सरहाने रखा टेबल लैंप जलाना चाहा तो एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा चिरचिराता हुआ एक धमाके के साथ बंद हो गया। कमरे में अंधेरा घुप हो गया। एक लम्हे को कांप कर रह गई। दिल धक से रह गया। उसने जल्दी से टेबल लैंप का बल्ब रोशन कर दिया और फिर आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुला तो उसके साथ ही कमरे की ट्यूबलाइट जल उठी। ट्यूबलाइट के नीचे शोकेस के ऊपर एक बड़ी सी गुड़िया रखी थी। ये नीलम के बचपन की यादगार थी। उसे गुड़ियों से खेलने का बड़ा शौक था। इस शौक को देखकर फयाज हुसैन ने एक कीमती जापानी गुड़िया उसे ला कर दी। ये गुड़िया एक नौजायदे बच्चे के बराबर थी। इसके अंदर एक कैसेट लगा हुआ था। वह चंद जुमले भी बोलती थी। इतना अरसा गुजर जाने से इसका टेप खराब हो गया था। इसका रंग और रोगन भी उड़ गया, लेकिन सोने जागने की आदत खत्म ना हुई। लिटाने से उसकी बड़ी बड़ी गुलाफी आंखें बंद हो जाती थीं और इसे उठाने से आंखें खुल जाती थीं। नीलम को इसकी आंखें बहुत पसंद थीं, लिहाजा वो इसे हमेशा खड़ा करके रखती थी ताकि इसकी आंखें खुली रहें। इस गुड़िया के साथ खैर अब तो बचपन जैसी वारफ्तगी ना रही थी, लेकिन अब भी कभी वो इसे अपने हाथ में उठाकर देख लेती थी। इस वक्त भी शोकेस पर खड़ी गुड़िया पर उसकी नजर पड़ी तो जाने क्यों उसका जी चाहा कि वो इसे उठाकर देखे। वो बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ी। अभी वो उससे 2 कदम के फासले पर थी कि उसके कदम जमकर रह गए। वो खौफजदा होकर पीछे हटी और इतने जोर से चीखी कि पूरे घर में उसकी चीख गूंज गई। वो लड़खड़ाकर बेड पर गिरी और उसने अपने हाथों से चेहरा छुपा लिया। चीख सुनकर फयाज और वाजदा उसके कमरे की तरफ भागे। कमरे में आकर देखा तो नीलम को बेड पर गठरी बना हुआ पाया। वह दोनों हाथों से चेहरा छुपाए थर थर कांप रही थी। क्या हुआ बेटा? फयाज हुसैन ने उसके सर पर हाथ रखा। नीलम मेरी बच्ची, मेरी जान, तुझे क्या हुआ? वाजदा ने उसके नजदीक बैठकर उसकी आंखों से हाथ हटाने चाहे। नहीं अम्मी नहीं, वो खौफजदा होकर बोली। अम्मी वो शोकेस, गुड़िया, वो ढांचा, नीलम बेरब्त अंदाज में बोली। वाजदा और फयाज की समझ में कुछ ना आया। गुड़िया, ढांचा? वाजदा ने सवालिया अंदाज में दोहराया। नीलम तुम क्या कह रही हो? क्या तुमने कुछ देखा है? हाँ अम्मी, गुड़िया की जगह एक ढांचा रखा है। कहाँ है बेटी ढांचा? तुम्हारी गुड़िया अपनी जगह शोकेस पर मौजूद है, वाजदा ने उसे बताया। यह सुनकर नीलम ने अपने चांद चेहरे से हाथ का बादल हटाया और डरते डरते गुड़िया को देखा। वाकई अब वहां कोई ऐसी चीज न थी जिससे खौफजदा हुआ जाए। उसकी जापानी गुड़िया उसकी बचपन की साथी अपनी उन्हीं बड़ी बड़ी आंखों से चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट सजाए उसे देख रही थी। तूने क्या देखा था बेटी? अम्मी अभी अभी जब मैं अपनी गुड़िया को उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी तो अम्मी मैं आपको क्या बताऊं कि कैसा खौफनाक ढांचा मैंने देखा। अम्मी किसी मुर्दे की सूखी खोपड़ी की तरह उसका चेहरा था। आंखों की जगह गहरे गड्ढे, सर पर बाल और बालों की चोटियां इधर उधर पड़ी हुई थीं। पसलियां निकली हुई थीं और जिस्म किसी दीमक ज़दा लकड़ी की तरह था। उसके जिस्म पर बेशुमार सुराख थे, लंबे लंबे सूखे हाथ पांव, खुला हुआ मुंह और उनसे झांकते दांत। अम्मी उसका साइज मेरी गुड़िया जितना था। पता नहीं वो बैठा था या खड़ा था। नीलम उस ढांचे के बारे में बताते बताते कांपने लगी। अरे चल बेवकूफ, क्या बेपर की हाँक रही है? वाजदा ने हंसते हुए कहा। यह अलग बात थी कि वो इस ढांचे के बारे में सुनकर खुद अंदर से लरस गई। अम्मी आपको यकीन नहीं आ रहा? नीलम ने रोहानसी होकर कहा। अरे चल, ऐसे ही तेरा वहम होगा। यहाँ कहाँ ढांचा होता तो कहीं गायब हो जाता। अम्मी खुदा की कसम मैंने ढांचा देखा है। नीलम ने वाजदा को यकीन दिलाने के लिए कसम खाई। अच्छा अब कसम खाने की जरूरत नहीं, आराम से सो जाओ। अम्मी आपको मालूम है जब मैं कमरे में आकर लेटी तो क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? इस मर्तबा फयाज हुसैन ने पूछा। अब्बू खुद ब खुद कमरे की लाइट ऑफ हो गई। नीलम ने फयाज को बताया। खुद ब खुद?
फयाज हुसैन ने सवाल किया। जी अब्बू, खुद बखुद। और कमरे का दरवाज़ा एक तेज़ हवा के झोंके से बंद हो गया, और जब मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो लाइट खुद बखुद जल गई। ये सब क्या है? क्या हो रहा है? नीलम ने उकताए हुए लहजे में कहा। इस सवाल का किसी के पास जवाब न था कि ये सब क्या हो रहा था। वाजदा और फयाज तो पहले ही उदास थे, उनके दिमाग माऊफ थे। सैयदपुर जाकर उन्होंने बड़ी गलती की थी। उस रात नीलम तन्हा अपने कमरे में न सो सकी। वह बहुत खौफजदा हो गई थी। वाजदा को उसके साथ के बेड पर सोना पड़ा। वो वाजदा से लिपट कर सोई। सैयदपुर से वापस आने के बाद नीलम की कुछ अजीब सी कैफियत हो गई। वो घबराई घबराई रहने लगी। सर में दर्द मुस्तकिल रहने लगा। भूख कम होती जा रही थी। उसकी रंगत फीकी पड़ने लगी थी। फयाज हुसैन ने नीलम को लाहौर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई नीलम के मर्ज को न जान सका। सबने उसे कोई बीमारी नहीं का सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन वो थी कि दिन ब दिन घुलती जा रही थी। उसका नफ्सियाती इलाज भी कराया गया, लेकिन कोई अफाका न हुआ। सर का दर्द कम हुआ, न भूख खुली। सुर्ख रंगत बदस्तूर जर्द होती जा रही थी। इस तरह एक माह गुजर गया। वो जो सैयदपुर से साथ आया था वो इसी घर में मुकीम था। वो किसी को नजर न आता था, लेकिन उसने सबको अपनी आंखों में रखा हुआ था। नीलम खास तौर पर उसकी निगाहों का मरकज थी। उसे देखे बगैर उसे चैन आता था। वो उसकी रगों में अंधेरा बनकर उतर रहा था। नीलम बीमार हो रही थी, लेकिन उसे मालूम ना था कि उसे क्या बीमारी है। एक दिन क्या हुआ, शाम को नीलम ने अपने टेलर के पास कपड़े देने जाना था। कपड़े तब्दील करके जब उसने जूते ढूंढे तो एक जूता गायब था। उसने सुरख जूते की तलाश में पूरा कमरा छान मारा, लेकिन वो ना मिला। फिर उसने सोचा कि पीले सैंडल पहन ले। इन कपड़ों से वो भी मैच कर रहे थे। पीले सैंडल का डिब्बा खोलकर देखा तो वहां भी वही तमाशा। उस डिब्बे से भी एक सैंडल गायब। या अल्लाह, ये दोनों जूतों का एक एक पैर कहाँ गया? उसने अपने कमरे के अलावा पूरा घर छान मारा, लेकिन जूते कहीं ना मिले। नीलम को इस कदर परेशान देखकर वाजदा ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटी? अम्मी, डिब्बों से मेरे जूते गायब हैं। मजे की बात यह है कि दोनों जूतों का एक एक सैंडल गायब है। ना लाल वाला जूता है जो मैंने अभी अनारकली से लिया, और ना पीले वाला सैंडल है जो आप लेकर आई थी। नीलम ने वाजदा को बताया। वाजदा ने उसके गुमशुदा जूतों को इधर उधर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो ना मिलने थे ना मिले। अब वाजदा ने कहा, नीलम छोड़, कुछ और पहन ले। नीलम के पास जूतों की क्या कमी थी? वो कुछ भी पहन सकती थी, लेकिन मसला मैचिंग का था। कोई और जूता पहनने से पहले उसे ड्रेस तब्दील करना पड़ता, उसे इस्त्री करना पड़ती, और इस वक्त वो इस्त्री के मूड में ना थी। तब उसकी मुश्किल को वाजदा ने आसान किया। उसके कपड़ों पर इस्त्री कर दी। नीलम ड्रेस तब्दील करके घर से निकली। गाड़ी गेट के बाहर खड़ी थी। वो चाबी घुमाती हुई आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसकी नजर दरख्त के तने पर पड़ी। वो ठिठक कर रह गई। उसके दोनों गुमशुदा जूते दरख्त की सूखी टहनियों पर रखे हुए थे। गुमशुदा जूते देखकर उसे बड़ी खुशी हुई, लेकिन उसकी समझ में ये ना आया कि ये जूते दरख्त तक कैसे पहुंचे और सूखी टहनियों पर अपने आप टिके हुए कैसे थे। जूते ऊंचाई पर रखे हुए थे, इतनी ऊंचाई पर कि उन्हें हाथ बढ़ाकर नहीं उतारा जा सकता था। अभी वो यही सोच रही थी कि इन जूतों को कैसे उतारे। उसकी नजर पत्तों पर पड़ी। दो बड़े पत्तों के नीचे उसे कोई झांकता नजर आया। वो कोई काला सा नीगरू टाइप मर्द था। वो उसे बगौर देख रहा था। अब नीलम से यहां ना रुका गया। वो धड़कते दिल और लरसती टांगों के साथ घर के अंदर भागी। राहदारी में उसे वाजदा मिल गई। नीलम की उड़ी हुई रंगत देखकर वो परेशान हो गई। क्या हुआ, अभी तुम गई नहीं? अम्मी, बाहर पत्तों में कोई मर्द छुपा हुआ है, आओ मेरे साथ, मुझे दिखाओ। वाजदा ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कहा। और अम्मी, मेरे जूते मिल गए। वो आम के दरख्त की सूखी टहनियों में फंसे हुए हैं, उसने चलते चलते बताया। वाजदा ने बाहर आकर देखा तो वहां कोई ना था। उसने झाड़ी में अच्छी तरह देख लिया। अलबत्ता नीलम के जूते जूं के तूं सूखी टहनियों पर रखे हुए थे। कहाँ है कोई मर्द? अम्मी इन पत्तों के पीछे था और मुझे बड़ा घूर घूर कर देख रहा था। अच्छा जाओ, अंदर से कोई डंडा वगैरह लाओ। वाजदा ने दरख्त के तने पर नजर डालते हुए कहा। जी अच्छा अम्मी। ये कहकर नीलम घर में दाखिल हुई। स्टोर में चंद मच्छरदानी के डंडे पड़े हुए थे। जब वो स्टोर में दाखिल हुई और उसने लाइट जलाने के लिए बटन पर हाथ रखा तो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसी ने नीलम का हाथ क्या पकड़ा, गोया उस पर क़यामत गुजर गई। स्टोर में दिन के वक्त भी अंधेरा रहता था। इस वक्त तो खैर मगरिब का वक्त हो चुका था। अंधेरा गहरा हो गया था। नीलम ने अंधेरा दूर करने के लिए बल्ब रोशन करना चाहा। बटन स्टोर में दाखिल होते ही दाएं जानिब था। नीलम ने अंदाजे से बटन पर हाथ रखा और अभी उसने बटन ऑन करने के लिए हाथ का दबाव डाला ही था कि उसका खूबसूरत, नरमो नाजुक और गोरा हाथ किसी के हाथ में चला गया। वो लाइट ना जला सकी।
उसके हाथ पर किसी ने नरमी से गिरफ्त की थी। ये गिरफ्त गैर मुहज्जबाना थी। किसी ने बहुत आहिस्तगी से उसके हाथ को पकड़ा था, बहुत प्यार से छुआ था। अम्मी! वो बुरी तरह चीखी और फिर बाहर की तरफ भागी। वाजदा अभी बाहर ही थी। वो नीलम का इंतजार कर रही थी कि वो डंडा लाए तो वो उसके जूतों को उतारे। नीलम को बगैर डंडे और बदहवास होकर अपनी तरफ आता देखकर वाजदा परेशान हो गई। क्या हुआ नीलम? उसने पूछा। अम्मी, स्टोर में कोई है। मैंने लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नीलम ने लंबे लंबे सांस लेकर जल्दी जल्दी बताया। अरे, तू तो बहुत ही डरने लगी है, आ मेरे साथ। वाजदा ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ चली। वाजदा ने महसूस किया कि नीलम का हाथ बिल्कुल ठंडा था। स्टोर के अंदर पहुंचकर वाजदा ने लाइट जलाई। वहां कोई ऐसी चीज ना थी जो उसका हाथ पकड़ती। क्या है यहाँ? वाजदा ने नीलम से पूछा। इस बात का वो क्या जवाब देती? उसने कुछ देखा होता तो जवाब देती। उसने महज महसूस किया था, और इस वक्त भी वो एक बात महसूस कर रही थी। उसने वाजदा का बाजू पकड़कर एक गहरा सांस लिया। अम्मी, आपको खुशबू महसूस हो रही है? नीलम ने एक और गहरा सांस लेते हुए वाजदा से पूछा। हाँ, कोई खुशबू आ तो रही है। वाजदा ने लंबा सांस लिया। कैसी खुशबू है ये? नीलम ने सवाल किया। ये तो गुलाब के फूलों जैसी मालूम होती है। वाजदा ने गहरा सांस लेकर कहा। स्टोर में ये खुशबू कहाँ से आ गई? अम्मी, मुझे डर लग रहा है। नीलम वाजदा के बाजू से लिपट गई। पगली, इसमें डरने की क्या बात है? कोई खुशबू से भी डरता है? अम्मी, यहाँ कुछ देर पहले जरूर कोई था। नीलम की आवाज में लर्जिश थी। अरे, कोई नहीं था, वो महज तेरा वहम था। तुझे तो बाहर भी कोई आदमी नजर आया था। पता नहीं तुझे क्या हो गया है, हर वक्त कुछ ना कुछ नजर आता रहता है। अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, उसके हाथ का लम्स अब तक मुझे महसूस हो रहा है। वो कोई बहुत गर्म हाथ था, बुखार ज़दा। नीलम ने अपने हाथ की पुश्त पर हाथ रखते हुए कहा। वाजदा ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। उसने आगे बढ़कर एक डंडा निकाला। वो खुशबू अभी तक आ रही थी। यूं महसूस होता था स्टोर में मनो गुलाब रखे हों। डंडा निकालकर वाजदा बाहर आई। फिर वो घर के बड़े दरवाजे से बाहर निकली। नीलम उसके पीछे पीछे थी। वो बहुत सहमी हुई थी। दरख्त के तने पर अब वो जूते ना थे, वो जमीन पर पड़े हुए थे। शायद हवा के झोंके से नीचे आ गिरे थे। नीलम ने अपने दोनों जूते उठाए, उन्हें उलट पलट कर देखा। वो सही सलामत थे। नीलम उस दिन टेलर के पास ना जा सकी। वो इतनी खौफजदा हो गई थी कि उसका बाहर निकलने को जी ना चाहा। वो टेलीविजन खोलकर बैठ गई। टेलीविजन से कोई मौसीकी का प्रोग्राम आ रहा था। वाजदा किचन में थी। वो रात के खाने में मसरूफ थी। हुस्ना के जाने के बाद उसने कोई बाकायदा मुलाजमा ना रखी थी। झाड़ू, पोंछे और कपड़े धोने के लिए एक मासी रखी हुई थी जो सुबह काम करके चली जाती। फयाज हुसैन ने बारहा कहा था कि खाना पकाने के लिए भी कोई मुलाजमा रख लो, हर वक्त किचन में ही घुसी रहती हो। लेकिन वाजदा इसके लिए राजी ना हुई। वो खुद ही खाना पकाना चाहती थी। इस वक्त भी वो खाने के इंतजामात में मसरूफ थी। टेलीविजन देखते देखते अचानक नीलम को महसूस हुआ जैसे कोई उसके आसपास मौजूद है। उसने डरते डरते टेलीविजन स्क्रीन से नजरें हटाकर दाएं बाएं देखा। कोई ना था। वो फिर टेलीविजन देखने लगी, लेकिन उसका सुकून लुट चुका था। वो बेचैन हो गई। फिर उसे अचानक महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके चेहरे के नजदीक लंबा सांस लिया हो। वो फौरन उठ खड़ी हुई। उसने कमरे में चारों तरफ सहमी सहमी नजरों से देखा। आसपास कोई ना था। उसका दिल बड़ी तेजी से धक धक कर रहा था। अब उससे कमरे में ना रुका गया। उसने रिमोट कंट्रोल के जरिए टेलीविजन ऑफ किया और तेजी से बाहर निकल गई। उसे मालूम था कि वाजदा इस वक्त कहाँ होगी। वो सीधी बावर्ची खाने में पहुंची। वाजदा वहां मौजूद थी। वो सब्जी काट रही थी। लाइए अम्मी, मैं काट दूं सब्जी, नीलम ने वाजदा के नजदीक पहुंचकर कहा। अच्छा। वाजदा ने हंसकर नीलम को तिरछी निगाहों से देखा। तुम्हें सब्जी काटने से कब से दिलचस्पी हो गई? अभी से, नीलम ने सरसरी सा जवाब दिया। तुमने टेलीविजन क्यों बंद कर दिया? इतना अच्छा गाना आ रहा था, वाजदा ने पूछा। आप सुन रही थी क्या? टेलीविजन खोल दूं? नीलम ने कहा। नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने टेलीविजन क्यों बंद किया, जबकि तुम मौसीकी के प्रोग्रामों पर जान देती हो और इस वक्त तो तुम्हारा पसंदीदा फनकार स्क्रीन पर था। सच बता दूं? नीलम ने वाजदा की आंखों में देखा। हाँ बताओ, वाजदा ने मुस्कुराकर कहा। मुझे कमरे में डर लग रहा था। नीलम वाजदा के नजदीक होकर बोली। नीलम, अब तुम बड़ी हो गई हो, वाजदा ने हंसकर कहा। हाँ अम्मी, मैं जानती हूँ कि बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है। और जब से हम सैयदपुर गए हैं तब से खौफजदा करने वाले वाकयात का सिलसिला शुरू है। अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? कहीं कुछ नहीं हो रहा, वाजदा ने बेनियाजी से कहा। आओ चलो टीवी लाउंज चलते हैं, मैं वहीं बैठकर सब्जी काट लूंगी, प्रोग्राम भी देख लूंगी। ठीक है चलें। नीलम वाजदा के पीछे पीछे होली।
टीवी लाउंज में आकर नीलम ने सोफे पर पड़ा रिमोट कंट्रोल उठाया और टीवी खोल दिया। टेलीविजन की स्क्रीन फौरन रोशन हो गई और एक रोशन चेहरा छोटी स्क्रीन पर नमूदार हो गया। वाजिदा अपनी सब्जी के साथ नीचे कालीन पर बैठ गई। नीलम सोफे पर बैठ गई। वो कुछ देर पहले इसी जगह बैठी थी जब उसे यह एहसास हुआ था कि कमरे में कोई है। फिर किसी ने उसके बहुत नजदीक लंबा सा सांस लिया। नीलम ने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा, उसे कहीं कुछ नजर न आया। अब कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास भी खत्म हो गया। वाजिदा भी सामने बैठी थी, फिर भी उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। जब से वो सैयदपुर से आई थी उसके दिल का सुकून लुट गया था। हर वक्त उसके सर में दर्द रहने लगा था। बाज वक्त ये दर्द इस कदर शिद्दत इख्तियार कर लेता कि नीलम तड़प तड़प जाती। वो दुपट्टे से अपना सर बांध लेती, फिर भी उठती हुई टीसों में अफाका न होता। वाजिदा घंटों उसका सर दबाती, लेकिन दर्द जूं का तू रहता। जब नीलम के सर में शिद्दत का दर्द उठता तो उसकी आंखें एकदम सुर्ख हो जाती। वो आंखें खोलती तो उसे आंखों को देखकर डर लगता। दर्द का ये दौरा घंटे डेढ़ घंटे तक चलता, फिर उस पर गनूदगी तारी हो जाती और वो सो जाती। सोकर उठती तो उसकी तबीयत संभल चुकी होती, दर्द की शिद्दत खत्म हो जाती। लेकिन दर्द बिल्कुल खत्म ना होता, बल्कि दर्द मुस्तकिल रहता। फयाज हुसैन ने शहर के किसी बड़े डॉक्टर को ना छोड़ा। सबने नीलम का बगौर मुआयना किया। सर के लातादाद एक्सरे भी लिए गए, लेकिन किसी डॉक्टर को दर्द की वजह समझ में ना आई। नीलम का दवाएं खा खा कर बुरा हाल हो गया था। थक हार कर उसने इलाज छोड़ दिया। अब सैयदपुर से आए हुए 2 माह हो चुके थे। सर दर्द के साथ उसकी भूख भी मिटती जा रही थी। नीलम खुश खुराक लड़की थी, खाने की शौकीन भी थी, लेकिन अब उसे कुछ अच्छा न लगता था। वाजिदा ने खाना सामने रख दिया तो खा लिया, वरना कोई परवाह न की। नाश्ता किया ना किया, रात का खाना भी तकरीबन छूट गया। खाना पीना छूटा तो उसकी सेहत पर भी असर पड़ा। सुर्ख सफेद रंगत जर्द होने लगी, मुरझाने लगी। एक तरफ नीलम की दिमागी और जिस्मानी हालत बिगड़ती जा रही थी, तो दूसरी तरफ घर में अजीबोगरीब वाकयात पेश आ रहे थे। कभी ढांचा नजर आ गया तो कभी जूते गायब होकर दरख्त पर जा टंगे। स्टोर में किसी ने उसका हाथ थाम लिया तो कभी गुलाब की खुशबू फैल गई। ये खौफ अब उसके साथ मुस्तकिल चिमट गया था कि हर लम्हा कोई उसके साथ होता है। नीलम अब कमरे में जाती तो अंदर से दरवाजा बंद न करती। खौफ की वजह से वो दरवाजा बंद कर ही ना सकती थी। रात को उसने अपने कमरे में सोना छोड़ दिया। अब वो वाजिदा के साथ सोती। फयाज अलग सोने लगा। नीलम रात को सोते सोते चीख कर उठ जाती। भयानक ख्वाबों ने उसकी जिंदगी अजीरन कर दी। अब एक वाकया और पेश आने लगा था। रात नीलम अपने कमरे में न सोती थी, लेकिन सुबह उठकर जब अपने कमरे में जाती तो उसे तकिए पर एक ताज़ा गुलाब रखा हुआ मिलता। जब पहले दिन उसे अपने तकिए पर गुलाब का एक बेहद खूबसूरत और तरोताज़ा फूल रखा हुआ नजर आया, वो बेख्तियार उस फूल की तरफ बढ़ी। उसने फूल को उठाकर सूंघा। बड़ी मसूर कुन खुशबू थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में गुलाब का फूल ना हो, कोई बिच्छू हो। इस एहसास के साथ ही उसने गुलाब का फूल बिस्तर पर फेंक दिया और अपने कमरे से निकल गई। फिर उसने गुलाब के फूल के बारे में वाजिदा से पूछा, अम्मी आपने रखा है वो गुलाब का फूल? कौन सा बेटी? वाजिदा ने पलटकर सवाल किया। मेरे कमरे में तकिए पर, नीलम ने बताया। मैंने तो कोई फूल नहीं रखा। आज तो मैं बाहर गार्डन में भी नहीं गई, फूल कहाँ से रखती? अम्मी फिर किसने रखा है वो गुलाब का फूल? नीलम परेशान होने लगी। अपने अब्बू से पूछ लो, शायद उन्होंने रखा हो, वाजिदा ने कहा। फयाज हुसैन शेव बना रहा था कि नीलम उसके कमरे में दाखिल हुई। नीलम को सुबह सुबह अपने कमरे में आते देखकर फयाज हुसैन मुस्कुराया और बोला, अरे भाई नीलम परी, आज सुबह सुबह कैसे दीदार करा दिया? अबू आपके तोहफे का शुक्रिया। नीलम ने अंधेरे का तीर छोड़ा। किस तोहफे की बात कर रही हो नीलम? फयाज हुसैन ने उसकी आंखों में देखा। उस गुलाब के फूल की जो आपने मेरे कमरे में बेड के तकिए पर रखा, नीलम ने बड़े यकीन से कहा। लेकिन नीलम, मैंने तो कोई फूल तुम्हारे तकिए पर नहीं रखा, फयाज हुसैन बोला। अबू फिर वो मेरे तकिए पर किसने रखा? अम्मी भी मना कर रही हैं, नीलम ने फिक्रमंदी से कहा। जरा वो फूल लाकर दिखाओ मुझे, फयाज हुसैन ने कुछ सोचते हुए कहा। जी अभी लाई। कहने को तो उसने कह दिया, लेकिन अपने कमरे में जाने की अब उसमें हिम्मत नहीं थी। उसने वाजिदा को किचन से अपने साथ लिया। कमरे में आई। वो गुलाब का फूल जूं का तूं बेड पर पड़ा हुआ था। अरे ये तो जर्द गुलाब है। वाजिदा ने जल्दी से आगे बढ़कर वो फूल उठा लिया। हमारे गार्डन में तो जर्द गुलाब का कोई पौधा नहीं। फिर ये कहाँ से आ गया? नीलम ने फिक्रमंद होकर पूछा। चलें अब्बू को दिखाएं। वो गुलाब का फूल किसने तकिए पर रखा, कहाँ से आया, ये कोई न बता सका। लेकिन अब ये रोज का मामूल बन चुका था। सुबह ही सुबह गुलाब का एक ताज़ा फूल नीलम के तकिए पर रखा होता। बाज वक्त ये फूल इस कदर ताज़ा होता कि इस पर शबनम के कतरे साफ चमकते नजर आते।
खुशबू भी गुलाब के आम फूल के मुकाबले में तेज और मशहूर कुन होती। ये गुलाब के फूल मुख्तलिफ रंगों में होते, कभी काला गुलाब होता तो कभी गहरा सुर्ख। ये सारे गुलाब के फूल इस घर के गार्डन के ना थे। इतने बड़े और खूबसूरत गुलाब उनके गार्डन में कहाँ खिलते थे। जब कई दिन तकिए पर गुलाब का फूल मिलता रहा और सब ये मालूम करने में नाकाम हो गए कि ये फूल कहाँ से आता है, कौन रख जाता है, तो एक दिन फयाज हुसैन ने नीलम के कमरे को मुकफ्फल कर दिया। फिर रात को भी उसने कई मरतबा उठकर देखा। कमरे का दरवाजा बदस्तूर बंद पाया, लेकिन सुबह को जब उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ तो यह देखकर हैरान रह गया कि तकिए पर एक काला गुलाब मौजूद था। उस गुलाब पर शबनम के कतरे चमक रहे थे। इस कदर ताज़ा था वो कि उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। नीलम के कमरे में एक खिड़की थी। फयाज हुसैन ने उसे चेक किया, वो अंदर से बदस्तूर बंद थी। अभी वो काले गुलाब को देखकर हैरान और परेशान ही हो रहा था कि वाजदा कमरे में आ गई। उसने तकिए पर फूल रखा देखा तो सर पकड़कर बैठ गई। दरवाजा बंद होने के बावजूद वाजदा ने फयाज को सवालिया निगाहों से देखा। हाँ, दरवाजा मुकफ्फल होने के बावजूद ये गुलाब का फूल यहाँ मौजूद है। अक्ल दंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये गुलाब का फूल कहाँ से आया। फयाज हैरान हो रहा था। फयाज, ये मुझे किसी इंसान का काम नहीं मालूम होता। वाजदा परेशान होकर बोली, कुछ समझ में नहीं आता। अब एक आखिरी बात और रह गई है, फयाज ने कहा। वो क्या है? वाजदा ने पूछा। कमरे की हर तरह निगरानी करके देख ली है, अब सोचता हूँ कि इस कमरे में एक रात गुजार कर देख लूँ। किसी पर्दे के पीछे छुपकर बैठ जाऊं और सुबह तक बैठा रहूं, फिर देखूंगा कि ये फूल कहाँ से आता है, कौन रखता है। फयाज हुसैन ने जवाब दिया। हाय नहीं फयाज, वाजदा अपना दिल पकड़कर बोली, मैं तुम्हें तन्हा कमरे में नहीं रहने दूंगी। अरे कुछ नहीं होगा, फयाज ने बेनियाजी से कहा। ना फयाज, ऐसा सोचना भी नहीं, मैं तुम्हें किसी कीमत पर कमरे में अकेला नहीं रहने दूंगी। अच्छा ऐसा करो, दोनों रहेंगे, फयाज हुसैन ने मुस्कुराकर कहा। ना बाबा, मेरी बस का नहीं है, खुदा न खास्ता कुछ नजर आ गया तो मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। फयाज, ऐसा क्यों नहीं करते कि इस कमरे में एक रात किसी और को सुला दो। हाँ ऐसा हो सकता है, फयाज हुसैन ने कुछ सोचते हुए कहा। लेकिन किसको सुलाऊं, कौन सोने की हिम्मत करेगा? जिसे भी सुलाओ उसे बताना कुछ नहीं, बगैर कुछ बताए सोने को कह देना। वाजदा ने तरकीब बताई। किससे कहूं सोने को? फयाज हुसैन ने सोचते हुए कहा। अपने दफ्तर के चपड़ासी वली मोहम्मद से क्यों नहीं कह देते? वाजदा ने मशवरा दिया। हाँ ये ठीक है, उससे कहूंगा तो वो कोई सवाल भी नहीं करेगा, खामोशी से आकर सो जाएगा। और हुआ भी यही। शाम को जब दफ्तर बंद करने का वक्त हुआ तो फयाज ने वली मोहम्मद से कहा, वली मोहम्मद, अपनी बीवी को बताकर मेरे घर आ जाओ, रात को तुमने वहीं रहना है। वली मोहम्मद बहुत सीधा साधा आदमी था। उसने पलट कर नहीं पूछा क्यों साहिब जी, बल्कि सादतमंदी से बोला, बहुत बेहतर साहिब जी, 8 बजे तक घर पहुंच जाना, खाना घर पर ही खा लेना। फयाज हुसैन ने हदायत की। वली मोहम्मद ठीक 8 बजे फयाज हुसैन के घर पहुंच गया। वाजदा ने उसे खाना खिलाया। खाना खाकर वली मोहम्मद ने पूछा, साहिब जी कहाँ सोना है? तब वाजदा ने उसे नीलम का कमरा दिखाया, एक तकिया दिया। वली मोहम्मद बेड के बराबर नीचे कालीन पर लेट गया। वली मोहम्मद, एक बात बताओ, तुम्हें अकेले कमरे में सोने से डर तो नहीं लगता? वाजदा ने पूछा। नहीं बेगम साहब, डर किस बात का? वली मोहम्मद ने बड़े एतमाद से कहा। मैं तो इस घर में अकेला सोया हूँ जब आप लोग सैयदपुर गए थे। आज तो इस घर में आप लोग भी मौजूद हैं। हाँ ये तो है, मुझे ये बात याद ही नहीं रही। अच्छा तुम सो जाओ। ये कहकर वाजदा कमरे से निकल आई। फयाज, ये वली मोहम्मद तो आराम से सो जाएगा, वाजदा ने फयाज के कमरे में आकर कहा। फिर हमें यह कैसे मालूम होगा कि ये फूल किसने रखा? फिर क्या करना चाहिए? उसे असल हालात से आगाह कर दें। अगर वो खौफजदा हो जाए तो तुम भी उसके साथ सो जाना, और अगर वो सारे वाकयात सुनकर खौफजदा ना हो तो उससे कहना कि रात को सोई नहीं, पर्दे के पीछे छुपकर बैठ जाए और रात भर कमरे की निगरानी करे। फयाज हुसैन ने वाजदा की हदायत के मुताबिक वली मोहम्मद को गुलाब के फूल की कहानी सुना दी। ये सारी कहानी सुनकर वली मोहम्मद को जरा भी डर न लगा, बल्कि उसके अंदर खौफ की बजाय तजस्सुस जागा। वो बोला, साहिब जी आप फिक्र ही ना करें, मैं रात भर बैठकर कमरे की निगरानी करूंगा। मैं देखता हूं कि इस कमरे में कौन फूल रख कर जाता है। मैं उसको ऐसी फेंटी लगाऊंगा कि फिर जिंदगी भर के लिए फूल रखना छोड़ देगा। फयाज हुसैन ने कमरे की ट्यूबलाइट जला दी और उसे रात भर जलती रहने की हदायत देकर कमरे से बाहर आ गया। वली मोहम्मद ने फयाज हुसैन से ये कहने को तो कह दिया कि वो रात भर जागकर निगरानी करेगा, लेकिन वो नींद का बड़ा कच्चा था। इसके अलावा उसने खाना भी कुछ जरूरत से ज्यादा खा लिया तो खाने का नशा बढ़ने लगा। कुछ देर तो वो नींद से लड़ता रहा, कभी उठा कभी लेटा और कभी बैठा और कभी टहला। आखिर कब तक?
फिर नींद ने बिल्ली बनकर एक चूजे की तरह दबोच लिया। वो कालीन पर पड़कर गहरी नींद सो गया। दरवाजा उसने अंदर से बंद कर लिया था। हालांकि इस बात का खतरा न था कि फ्याज कमरे में आकर उसे सोता हुआ पकड़ लेगा। कोई 3 बजे के करीब उसकी आंख खुली। आंख खुलते ही उसने खुद को अजनबी जगह पाया। खुरदरी चारपाई की जगह वो कालीन पर लेटा हुआ था। जरा हवास बहाल हुए तो उसे याद आया कि वो तो अपने मालिक के घर आया हुआ है। उसे कमरे की निगरानी के लिए सुलाया गया था। इस ख्याल के आते ही वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो जाग कर रात गुजारने के बजाय आराम से पढ़कर सो गया था। इतनी देर में तो कोई फूल रखकर भी चला गया होगा। वली मोहम्मद ने पलटकर बेड की तरफ देखा। बेड खाली था। शुक्र था अभी तक किसी ने शरारत नहीं की। फिर वली मोहम्मद उठकर खड़ा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बेड के नजदीक आया। उसने सोचा कि नीचे कालीन पर लेटने की बजाय बेड पर क्यों न लेट जाए। ऐसा नरम मुलायम बिस्तर रोज रोज कहाँ नसीब होता है। अभी वो बेड पर बैठने ही वाला था कि एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। उसका मुंह फिर गया। वो अपना गाल सहलाता हुआ पीछे हटा। उसका जिस्म कांपने लगा। उसने खौफजदा अंदाज में चारों तरफ देखा, मगर कमरे में थप्पड़ मारने वाला कहीं नजर न आया। फिर अचानक उसकी नजर बेड पर पड़ी। उसे देखकर वली मोहम्मद की चीख निकल गई। वो कोई इंतहाई बदशक्ल आदमी था जो बेड पर नीम दराज था। उसके चेहरे और सर पर जगह जगह जख्मों के निशानात थे, जिनसे सुरख सुरख खून टपक रहा था। वो एक हाथ में चमड़े का दस्ताना पहने हुए था। उसकी उंगलियों की जगह नोकीली कीलें निकली हुई थी। वली मोहम्मद उस बदहैबत आदमी को देखकर हवास बाख्ता हो गया। वो चीखता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। उसने जल्दी से दरवाजे की चिटखनी खोली और गैलरी में भागा। पहली ही चीख पर फ्याज हुसैन की आंख खुल गई। वो फौरन उठकर बाहर आया। वली मोहम्मद उसे देखकर तेजी से उससे चिमट गया। फ्याज हुसैन ने बमुश्किल उसे अपने से अलग किया और बोला, क्या हुआ वली मोहम्मद? साहिब जी वो वली मोहम्मद की सांस चढ़ी हुई थी। उससे बोला नहीं जा रहा था। क्या वो? फ्याज ने नरमी से पूछा। साहिब जी कमरे में कोई है, वली मोहम्मद बमुश्किल बोला। कमरे में कौन है? आओ मेरे साथ। नहीं साहिब जी, मैं उधर नहीं जाऊंगा। वो बड़ी डरावनी शक्ल का आदमी है। आवाजें सुनकर वाजदा की भी आंख खुल गई। वो भी अपने कमरे से निकल आई और दोनों को राहदारी में खड़े देखकर बोली, क्या हुआ? कमरे से चीखता हुआ निकला है। मैं इसे यही पूछ रहा हूँ। ये बता रहा है कि कोई डरावनी शक्ल का आदमी कमरे में मौजूद है। हाय मेरे अल्लाह! वाजदा खौफजदा हो गई। मैं देखता हूँ जाकर कौन है कमरे में। ये कहकर फ्याज हुसैन तेजी से आगे बढ़ा। वाजदा और वली मोहम्मद उसे टोकते ही रह गए। वली मोहम्मद, साहिब के पीछे जाओ। वाजदा ने वली मोहम्मद को हदायत की। बेगम साहिबा मैं। वली मोहम्मद की सिट्टी गुम हो गई। हाँ जल्दी जाओ, भागो। वाजदा ने जरा गुस्से से कहा। अभी वो हिला भी ना था कि फ्याज फौरन वापस आ गया। वहां तो कुछ नहीं है, उसने बताया। यह सुनकर वली मोहम्मद को कुछ इत्मीनान हुआ। वो जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ा। फिर उसने कमरे में डरते डरते कदम रखा। अब वाकई वहां कोई ना था। वली मोहम्मद ने जो कुछ देखा था उसकी तफसील उसने फ्याज हुसैन को बताई। मुझे लगता है वली मोहम्मद, तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा है। फ्याज हुसैन ने इजहार ख्याल किया। नहीं साहिब जी, वो ख्वाब हरगिज नहीं था। मैंने जो कुछ देखा है अपनी जागती आंखों से देखा है। फिर वो कहाँ गया? फ्याज हुसैन ने पूछा। साहिब जी किसी ने मेरे थप्पड़ भी मारा था, वली मोहम्मद ने इंकशाफ किया। थप्पड़? फ्याज हुसैन ने हैरान होकर पूछा। जी साहिब जी, यहाँ इस तरफ। वली मोहम्मद ने दाहना गाल फ्याज हुसैन की तरफ किया। फ्याज हुसैन ने उसका चेहरा देखा तो वो दंग रह गया। उसके दाएं गाल पर उंगलियों के निशानात बने हुए थे। अब उसे यकीन आ गया कि वली मोहम्मद ने जो कुछ देखा है वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत में देखा है। वली मोहम्मद बड़ी मुश्किल में था। उसे अगर ये मालूम होता कि यहाँ आकर ऐसे खौफनाक वाकयात से दो चार हो जाएगा तो वो हरगिज कमरे में सोने की हामी न भरता। सुबह नजदीक थी। फ्याज हुसैन ने सुबह होने तक नीलम के कमरे में रात गुजारने का फैसला किया। वली मोहम्मद अब इस कमरे में अकेला जाने को बिल्कुल तैयार न था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि फ्याज भी उसके साथ होगा तो वो कमरे में जाने के लिए तैयार हो गया। बेड अभी तक खाली पड़ा था। तकिए पर कोई फूल न था। फ्याज हुसैन ने कमरे में पहुंचकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। खिड़की पहले ही बंद थी। कमरे में ट्यूब रोशन थी। फ्याज हुसैन ने ड्रेसिंग टेबल के सामने से स्टूल उठाया और उसे एक कोने में रखकर उस पर बैठ गया। वली मोहम्मद उसके नजदीक ही कालीन पर बैठ गया। वली मोहम्मद नींद का कच्चा था, लेकिन अब उसकी आंखों में नींद कहाँ। दहशत की वजह से कभी वो अपने रुखसार पर हाथ फेरता और कभी फटी फटी नजरों से बेड को देखने लगता। फ्याज हुसैन टांग पर टांग रखे स्टूल पर बैठा था। उसकी नजरें मुसलसल तकिए पर थी। सुबह तक कोई वाकया ज़ुहूर पजीर ना हुआ। कोई अंदर आया ना तकिए पर फूल रखा। 12 बजे के करीब वाजदा ने कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजाया। फ्याज हुसैन उठा। उसने जल्दी से दरवाजा खोला।
दरवाज़ा खोलते ही उसे वाजदा का परेशान चेहरा नजर आया। उसके पीछे नीलम थी। उसके चेहरे पर भी इत्मीनान न था। वाजदा, खैरियत तो है? फ्याज हुसैन ने दरवाजे से हटकर उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। पहले तुम बताओ। वाजदा ये कहकर अंदर आई। उसने सबसे पहले तकिए पर नजर डाली। इधर तो खैरियत है, तुम्हारे सामने तकिया है, देख लो, फूल नहीं है, फ्याज हुसैन ने कहा। लेकिन हमारे कमरे में खैरियत नहीं है। वहां साइड टेबल पर, जिधर नीलम सो रही थी, एक काले रंग का तरोताजा गुलाब मौजूद है। अरे! फ्याज हुसैन हैरान होकर कमरे की तरफ भागा। वहां वाकई साइड टेबल पर एक गुलाब मौजूद था और उसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ देखा तुम लोगों ने? फ्याज हुसैन ने पूछा। मैं तो सो रही थी, मुझे नहीं मालूम, वाजदा ने कहा। और तुम नीलम? फ्याज हुसैन ने नीलम से पूछा। अब्बू, मैं भी सो रही थी, मैंने भी कुछ नहीं देखा, नीलम ने जवाब दिया। हम वहां उसका इंतजार करते रहे और वो यहाँ आकर अपना काम दिखा गया। अब्बू, कौन है वो? क्या मालूम बेटा, कौन है वो? अब्बू, ये फूल किस कदर खूबसूरत है। नीलम ये कहकर काले गुलाब की तरफ बढ़ी। नाना, फ्याज हुसैन ने उसे तंबीह की, इस फूल को हाथ मत लगाना। लेकिन क्यों अब्बू? नीलम, तुम्हारे अब्बू ठीक कह रही हैं, इसमें बहस करने की क्या जरूरत है, वाजदा ने कहा। जी अच्छा अम्मी, नीलम ने सादतमंदी से कहा। वो काला गुलाब शाम तक वहां रखा रहा। हालात अब इतने संगीन हो गए थे कि किसी आमिल को बुलाए बगैर चारा ना था। फ्याज हुसैन ने अपने जानने वालों से तज़किरा कर रखा था। आज वो घर से ये सोचकर निकला था कि शाम को घर में किसी आमिल के साथ ही घुसेगा। लगन सच्ची हो तो फिर हालात भी खुद ब खुद वैसे ही पैदा हो जाते हैं। दफ्तर पहुंचा तो सादिक फिल्म्स मैनेजर ने फ्याज को एक आमिल का पता बताया। यह आमिल कारोबारी आदमी न था, बल्कि बहुत कम लोग जानते थे कि वो आमिल भी है। वो एक प्रेस में मुलाजिम थे और शाहनूर स्टूडियोज के अकब में जो आबादी थी वहां उनकी रिहाइश थी। नाम था उनका फतेह मोहम्मद। शाम को घर पहुंचने से पहले फ्याज हुसैन ने वाजदा को फोन कर दिया। उसे बता दिया था कि वो शाम को एक आमिल फतेह मोहम्मद के साथ घर आएगा, लिहाजा नीलम का कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम हो तो उसे जाने न देना। वाजदा अब बड़ी बेचैनी से आमिल का इंतजार कर रही थी। शाम हो चुकी थी। नीलम अपने कमरे में मौजूद थी, वाजदा भी उसके पास बैठी थी। वो दोनों इधर उधर की बातों में मशगूल थी कि घंटी बजी। वाजदा उठने लगी तो नीलम ने उसे रोक दिया। ठहरे अम्मी, मैं जाती हूँ गेट खोलने। नहीं बेटी, तुम मत जाओ, फ्याज के साथ कोई और साहब भी होंगे। ये कहकर वाजदा उठ गई। उसने बाहर जाकर दरवाजा खोला तो फ्याज के साथ एक दुबले पतले आदमी को पाया। 50 साल का एक सांवला सा आदमी, बिल्कुल एक आम सा आदमी। उसे देखकर वाजदा बड़ी हैरान हुई। ये फ्याज आमिल के रूप में किस आदमी को पकड़ लाए हैं, उसने सोचा। फिर वो फौरन ही दरवाजे से पलट आई। फ्याज हुसैन ने फतेह मोहम्मद को ड्राइंग रूम में बिठाया। फतेह मोहम्मद ने सोफे पर बैठकर टांगे ऊपर कर ली। वो बेतकल्लुफी से आलती पालती मारकर बैठ गया और बोला, घर में कोई छोटा आईना होगा? हाँ होगा, फ्याज हुसैन ने उठते हुए कहा। फिर फ्याज हुसैन ने एक छोटा सा आईना फतेह मोहम्मद के सामने मेज पर रख दिया। फतेह मोहम्मद ने आईने का स्टैंड सीधा किया और उसे इस जाविये से मेज पर रखा कि उसे अपनी शक्ल आईने में दिखाई देती रहे। अब फतेह मोहम्मद की नजर आईने पर थी और वो उंगलियों पर कोई वजीफा पढ़ रहा था। अचानक ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज पर फ्याज हुसैन चौंका। उसने दरवाजे की तरफ देखा। वहां वाजदा खड़ी थी। वाजदा ने कुछ बोलना चाहा तो फ्याज हुसैन ने उसे उंगली के इशारे से बोलने से मना कर दिया। फतेह मोहम्मद बहुत तवज्जो से कुछ पढ़ रहा था और उसकी आंखें आईने पर जमी हुई थीं। फ्याज हुसैन नहीं चाहता था कि वाजदा की आवाज से फतेह मोहम्मद की तवज्जो बढ़ जाए। वो खुद उठकर दरवाजे पर पहुंच गया और वाजदा को इशारे से बाहर निकाल कर ले गया। फिर उसने ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद करके वाजदा से पूछा, हाँ क्या हुआ? मैं ये पूछ रही थी कि आमिल साहब कितनी देर यहाँ रहेंगे, वाजदा ने कहा। मुझे मालूम नहीं, फ्याज हुसैन ने कहा। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मेरा मतलब है कि अगर खाना वगैरह खाकर जाएंगे तो खाने का इंतजाम करूं। मेरा ख्याल है कि खाना नहीं खाएंगे, फिर भी जाते हुए उनसे पूछ लेंगे। फ्याज हुसैन ने ख्याल जाहिर किया, वैसे एक आदमी के खाने का क्या इंतजाम, घर में इतना खाना तो होता है कि एक दो आदमी जायद खा सकें। अगर वो खाते तो जरा एहतमाम कर लेती, एक दो सालन और पका लेती। वाजदा ने मुलायमत से कहा, मेरा ख्याल है कि तुम एहतमाम कर लो, वो खाएंगे तो खा लेंगे, उनका वजीफा खत्म हो जाएगा तो मैं बात कर लूंगा, फ्याज हुसैन ने कहा। फतेह मोहम्मद का वजीफा जल्दी खत्म ना हुआ, तकरीबन 1 घंटा तक चला। फतेह मोहम्मद उंगलियों पर कुछ पढ़ता रहा, उसकी आंखें आईने पर जमी रहीं। वजीफा पढ़ते पढ़ते अचानक फतेह मोहम्मद ने फ्याज हुसैन को देखा और हाथ के इशारे से पानी लाने को कहा।
फयाज हुसैन जल्दी से उठकर एक गिलास पानी ले आया और उसने गिलास आईने के बराबर रख दिया। फतेह मोहम्मद ने वजीफा खत्म करके झुककर आईने पर 3 फूंके मारी, फिर आईना देखकर मुस्कुराया जैसे उसने आईने में कुछ देखा हो। इसके बाद उसने गिलास उठाया और गट गट करके सारा पानी पी लिया। लड़की कहाँ है? फतेह मोहम्मद ने गिलास मेज पर रखते हुए पूछा। घर में अंदर, फयाज हुसैन ने बताया। उसके सर का एक बाल चाहिए, फतेह मोहम्मद ने कहा। मैं लेकर आता हूँ, फयाज हुसैन उठता हुआ बोला। लड़की को तो बुलाने की जरूरत नहीं है। नहीं, लड़की को लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसके सर का एक बाल चाहिए, फतेह मोहम्मद ने कहा। फयाज हुसैन को नीलम के सर का बाल लाने में चंद सेकंड लगे। वो बाल लाकर उसने फतेह मोहम्मद के सामने कर दिया। लीजिए। फतेह मोहम्मद ने फयाज के हाथ से नीलम के सर का बाल ले लिया। पहले उसने उसे रोशनी की तरफ करके देखा, फिर बाल का एक सिरा उसने अपनी उंगली में लपेट लिया। फिर उसने कुछ पढ़ना शुरू किया। अब वो पढ़ता जाता था और बाल को उंगली में लपेटता जाता था, यहां तक कि सारा बाल उसकी उंगली पर लिपट गया। फिर उसने अंगूठे से बाल के सिरे को दबा लिया ताकि वो खुल ना सके। फयाज हुसैन उसे बगौर देख रहा था। अचानक फतेह मोहम्मद खड़ा हो गया। उसकी नजरें किसी गैर मरई नुक्ते पर जमी हुई थीं। वो बिल्कुल सीधा खड़ा था, जैसे उसे जमीन में गाड़ दिया गया हो। फिर वो चला। उसका रुख दरवाजे की तरफ था। वो किसी ऐसे मामूल की तरह कदम उठा रहा था जिस पर मैस्मरिज्म कर दिया गया हो। फयाज हुसैन खामोशी से उसके पीछे हो लिया। फतेह मोहम्मद ने बंद दरवाजे को खोला और बाहर निकल गया। फयाज का ख्याल था कि उसका रुख घर से बाहर की तरफ होगा, लेकिन ऐसा न हुआ। वो घर के अंदर जा रहा था। फयाज उसके पीछे पीछे चलता रहा। फतेह मोहम्मद नीलम के कमरे में गया, ना उनके बेडरूम में, ना वो टीवी लाउंज में गया। उसका रुख स्टोर की तरफ था। फतेह मोहम्मद ने मिकानकी अंदाज में स्टोर का दरवाजा खोला और उसमें दाखिल हो गया। फयाज हुसैन जब तक दरवाजे के नजदीक पहुंचा, उस वक्त तक दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। उसे अंदर से म्याऊं की खौफनाक आवाज आई। फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे 2 शख्स आपस में गुत्थम गुत्था हो गई हैं। अंदर से चीजों के गिरने की आवाजें आ रही थी। कुछ देर मजीद अंदर से आवाजें आती रहीं, फिर एकदम सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर के बाद स्टोर का दरवाजा खुला। फतेह मोहम्मद स्टोर से बरामद हुआ। फयाज हुसैन उनकी शक्ल देखते ही कांप गया। वो किसी छिपकली की तरह जर्द हो रहा था। उसके चेहरे की मतानत में कोई फर्क न आया। वैसी ही संजीदगी तारी थी जैसी स्टोर में दाखिल होते वक्त थी। उसके सफेद कपड़ों पर जगह जगह खून के छींटे पड़े हुए थे। पानी। फतेह मोहम्मद ने बड़ी बेचैनी से कहा। फयाज हुसैन फौरन एक गिलास पानी ले आया। फतेह मोहम्मद इतनी देर में ड्राइंग रूम में पहुंच चुका था। फयाज हुसैन ने उसको पानी ले जाकर दिया। फतेह मोहम्मद ने बड़ी बेताबी से गिलास उसके हाथ से ले लिया और इतनी तेजी से एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। फिर फयाज की तरफ गिलास बढ़ाता हुआ बोला, और फयाज हुसैन इस मर्तबा जग भर कर ले आया। उसने एक गिलास पानी उसे और पेश किया। फतेह मोहम्मद ने पानी घट घट पी लिया और गिलास फयाज की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, और मेरा हलक खुश्क हो रहा है, पेट में आग लगी है। इस तरह फतेह मोहम्मद ने 4 गिलास पानी के पिए। तब कहीं जाकर उसके हवास बहाल हुए। ये क्या हुआ? फयाज हुसैन ने उसके कपड़ों पर पड़े हुए सुरख धब्बों के बारे में पूछा। ये खून के धब्बे हैं, फतेह मोहम्मद ने बड़े पुरस्कार अंदाज में कहा। आपको चोट लगी है? फयाज हुसैन ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, वो मुझे चोट दे गया है, वो बहुत जबरदस्त है, फतेह मोहम्मद ने गोलमोल जवाब दिया। किसकी बात कर रही हैं आप? फयाज हुसैन ने पूछा। मेरा मशवरा मानेंगे? फतेह मोहम्मद ने जवाब देने की बजाय सवाल किया। जी फरमाएं। फयाज हुसैन ने बड़ी संजीदगी से कहा। आप अपनी लड़की की जितना जल्दी मुमकिन हो सके शादी कर दें, फतेह मोहम्मद ने हदायत की। अभी तो वो पढ़ रही है, फयाज हुसैन ने बताया। क्या आपको अपनी लड़की की जिंदगी अजीज नहीं? फतेह मोहम्मद ने तंबीह की। वो मेरी इकलौती बेटी है, फयाज हुसैन ने घबरा कर कहा। उससे ज्यादा अजीज कौन होगा? फिर मैं जो कह रहा हूं वो करें। शादी भी उसकी कहीं दूर होना चाहिए। उस पर जबरदस्त आसेब है, वो दिन ब दिन उसे अपने घेरे में लेता जा रहा है, फतेह मोहम्मद ने बड़े पुरस्कार अंदाज में कहा। आप कुछ करें ना, जो कहेंगे हाजिर कर दूंगा, फयाज हुसैन बोला। पैसों से यह असर दूर ना होगा, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। इतनी मेहनत मेरी बिसात से बाहर है, फतेह मोहम्मद ने मायूसाना अंदाज में गर्दन हिलाई। अच्छा, मैं चलता हूं। अरे अरे, फयाज हुसैन ने चौंक कर कहा। आप बैठें तो खाना खाकर जाइएगा। नहीं, खाना मैं ना खाऊंगा, फतेह मोहम्मद ने खड़े होते हुए वसूख से कहा। कोई नजरो न्याज? फयाज हुसैन ने पूछा। मैं कोई पीर नहीं हूं, फकीर आदमी हूं, फतेह मोहम्मद ने बड़ी इनकसारी से कहा। आपने यहां तक आने की जहमत की, कोई फीस वगैरह? फयाज हुसैन ने घुमाकर फिर वही सवाल किया। नहीं फयाज साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फतेह मोहम्मद ड्राइंग रूम से बाहर निकलता हुआ बोला।
मैंने जो हदायत की है उस पर फौरन अमल करें, वरना आपकी लड़की की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ये कहकर फतेह मोहम्मद एक लम्हा ना रुका। वो कुछ खौफजदा सा महसूस हो रहा था और उसकी कोशिश थी कि वो जल्द अज जल्द इस घर से निकल जाए। फतेह मोहम्मद को वो गेट तक छोड़ आया। फयाज हुसैन बहुत परेशान था। नीलम के बारे में फतेह मोहम्मद जो कुछ कह गया था वो अजियत में मुब्तला कर देने वाला था। इसके अलावा फतेह मोहम्मद की जो दुर्गत बनी थी और उसके कपड़ों पर खून के छींटे जो पड़ गए थे, ये सब फयाज हुसैन को हैरान और परेशान करने के लिए काफ़ी थे। फयाज हुसैन ने दरवाजे में कदम रखा तो वाजदा सामने खड़ी थी। वो बोली कि आमिल साहब चले गए? हाँ चले गए, फयाज हुसैन ने जवाब दिया। क्या वो स्टोर में भी गए थे? वाजदा ने सवाल किया। हाँ गए थे। स्टोर में वो क्यों गए थे? वाजदा ने पूछा। मुझे नहीं मालूम कि वो वहां क्यों गए थे, बस बैठे बैठे खुद ब खुद उठकर स्टोर में दाखिल हो गए। फिर जब वो अंदर से बाहर आए तो उनके होश उड़े हुए थे और लिबास पर खून के धब्बे थे। खून के धब्बे? वाजदा की आंखें खौफ से फट गईं। क्या वो जख्मी हो गए थे? नहीं, उनके जिस्म पर कोई जख्म न था, फयाज हुसैन ने वजाहत की। क्या बताया उन्होंने? वाजदा ने पूछा। कोई साफ बात नहीं की, बस इतना बताया कि नीलम पर जबरदस्त असर है। इसकी जल्द अज जल्द शादी ना की तो इसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। फयाज हुसैन ने फिक्रमंदी से कहा। असर है तो उसे दूर करें, उन्हें यहाँ किस लिए बुलाया था? वाजदा वारफ्तगी से बोली। मेरा ख्याल है कि मामला उनके बस से बाहर है, वो यहाँ से डरे डरे सहमे सहमे से गई हैं। फयाज फिर क्या होगा? वाजदा परेशान हो गई। आओ पहले जरा स्टोर में जाकर देखते हैं, बाद में फिर कुछ और सोचेंगे। नहीं भाई, मैं वहां नहीं जाऊंगी, जाने वहां क्या हो? वाजदा ने सहम कर कहा। अच्छा ठहरो, मैं अलमारी से रिवॉल्वर निकाल कर लाता हूँ। फयाज हुसैन ये कहकर अलमारी की तरफ गया। उसने अलमारी से अपना रिवॉल्वर निकाला, उसे चेक किया, वो लोड था। तुम यहीं बैठो, मैं अकेला देख कर आता हूँ, फयाज हुसैन स्टोर की तरफ जाते हुए बोला। रिवॉल्वर की वजह से कुछ वाजदा की हिम्मत बन गई। वो अपने शौहर के पीछे पीछे चल दी। फयाज हुसैन ने हैंडल घुमाकर पहले थोड़ा सा दरवाजा खोला, फिर सीधे हाथ में रिवॉल्वर तानकर दरवाजे में जोर से लात मारी। दरवाजा जोर से दीवार के साथ लगा, एक धमाका सा हुआ। दरवाजा खुलते देखकर वाजदा का दिल हलक में आ गया। वो जल्दी से फयाज हुसैन के पीछे छुप गई। स्टोर में कुछ ना था। फयाज हुसैन ने अंदर जाकर स्टोर की लाइट जलाई और इधर उधर देखा। वहां कोई चीज न थी। उसने अपने पैर से टीन की पेटी में ठोकर मारी, लेकिन वहां से कोई चीज बरामद न हुई। अब हिम्मत करके वाजदा भी अंदर आ गई। वो गौर से फर्श को देख रही थी। फर्श साफ था, यहां तो कुछ नहीं, वाजदा ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। लेकिन मैंने खुद किसी बिल्ले की गुर्राहट सुनी थी और फिर चीजों के गिरने की आवाज आई, जैसे दो शख्स आपस में गुत्थम गुत्था हो गई हूं। ये कैफियत बस थोड़ी देर रही, इसके बाद सन्नाटा छा गया। फिर फतेह मोहम्मद हल्दी की तरह होकर यहां से निकले। लिबास पर खून के छींटे भी थे। फयाज हुसैन ने बताया। अगर यहां लड़ाई हुई होती तो चीजें इधर उधर फैली मिलती। यहां तो सब चीजें अपने ठिकानों पर रखी हैं, फिर यहां खून के कतरे भी नहीं दिखाई देते, वाजदा ने कहा। अम्मी किसका खून? अचानक नीलम ने आकर पूछा। स्टोर के दरवाजे पर अचानक ही नीलम नमूदार हो गई। उसे दरवाजे पर देखकर दोनों घबरा गए। फयाज हुसैन की नीलम की तरफ पुश्त थी, इसलिए वो उसके हाथ में रिवॉल्वर ना देख सकी। फयाज हुसैन ने मौका गनीमत जानकर रिवॉल्वर फौरन टूटी मेज के दराज में डाल दिया। फिर फयाज उसकी तरफ मुस्कुराता हुआ पलटा और उसने उसे मुतमईन करने के लिए ऐसे ही एक बिल्ली की कहानी सुना दी। उस बिल्ली की जो एक मोटा सा चूहा मुंह में दबाकर स्टोर में दाखिल हो गई थी और वो उसे निकालने के लिए स्टोर में दाखिल हुए थे। नीलम भी इस बिल्ली और जख्मी चूहे की तलाश में उनकी मदद करने लगी। उसने स्टोर के सारे कोने खुदरे देख डाले, मगर उसे कुछ नजर न आया। वहां कुछ होता तो नजर आता। नीलम को दूसरी तरफ मुतवज्जा देखकर फयाज हुसैन ने दराज से रिवॉल्वर निकाला और वापस अपने कमरे में आ गया। सरे दस्त नीलम की फौरी शादी का मसला था। फतेह मोहम्मद ने तो तंबीह की ही थी। फतेह मोहम्मद के अलावा एक डॉक्टर ने भी फौरी शादी का मशवरा दिया था। उसका ख्याल था कि नीलम शादी के बाद नॉर्मल हो जाएगी। अब इस सूरत में नीलम की शादी करना थी, लेकिन इतनी जल्दी शादी कैसे मुमकिन थी? उन्होंने तो इसकी तरफ ध्यान ही ना दिया था। नीलम फाइनल ईयर में थी, 2 माह बाद उसके इम्तिहान होने वाले थे। उसके बाद फौरन उसकी शादी हो जाना चाहिए थी, लेकिन इस कदर जल्द कोई काबिल कदर रिश्ता मिलना कहाँ आसान था। दोनों मियाँ बीवी सर जोड़कर बैठे। कई लड़के ज़ेरे बहस आए, लेकिन सबसे अच्छा लड़का साबरा का था। अकबर को उन दोनों मियाँ बीवी ने अच्छी तरह देख रखा था। नीलम भी अकबर से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो 1-2 मरतबा कराची रह आई थी। अकबर भी लाहौर का चक्कर लगा गया था। अकबर नीलम से शादी करने का ख्वाहिशमंद था। पसंद नीलम भी करती थी। साबरा ने दबे लफ्जों में वाजदा से नीलम का रिश्ता मांगा था, लेकिन वाजदा ने आज तक इस रिश्ते के सिलसिले में कोई जवाब ना दिया।
इसकी वजह यह थी कि खानदान में एक से एक लड़का मौजूद था। लड़की अभी ज़ेरे तालीम थी, बेहद हसीन थी, दौलतमंद बाप की इकलौती बेटी। फिर उसके लिए किसी खास रिश्ते पर गौर करने की अभी क्या ज़रूरत थी। लिहाजा अकबर का रिश्ता दूसरे रिश्तों की तरह अभी ज़ेरे गौर था, और अब वो दोनों इस बात पर खुश थे कि उन्होंने इस रिश्ते को मना नहीं किया। इन हालात में यही रिश्ता सबसे मौजू था। उन दोनों ने आपस में तो ये रिश्ता तय कर लिया था, अब नीलम से इस रिश्ते के बारे में राय लेना थी। नीलम बहुत सीधी और फर्माबरदार किस्म की लड़की थी। वाजदा ने जब उससे अकबर के बारे में पूछा, अकबर कैसा लड़का है, तो नीलम ने सवाल का मतलब समझे बगैर मुस्कुरा कर कह दिया, बहुत अच्छा। तेरे अब्बू से तेरी शादी करना चाहते हैं। वाजदा ने साफ साफ बात की। मुझे अब्बू की पसंद पर कोई एतराज नहीं, नीलम ने हंसकर कहा। शुक्र है खुदा का, वाजदा ने आंखें बंद करके कहा। तूने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। तू इम्तिहान से फारिग हो जा, उसके बाद तेरी शादी हो जाएगी। अरे अम्मी, इतनी जल्दी? मैं तो वाकई आप पर बोझ मालूम होती हूँ, नीलम ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं मेरी जान, तू ऐसी लड़की है जिसका कोई बोझ नहीं, तो फूल की तरह हल्की है, वाजदा ने उसे अपने कंधे से लगाते हुए कहा। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इसके सिवा कोई चारा नहीं। सब यही कहते हैं कि नीलम की जिस कदर जल्दी हो सके शादी कर दो। अरे अम्मी, लोगों की क्या बात करती हैं, उनका तो काम ही मशवरे देना है। फिर शादी उनके लिए हर मर्ज का इलाज है। शादी ना हो गई, किसी हकीम का मुजर्रब नुस्खा हो गया, किसी वैद्य की बूटी हो गई, किसी आमिल का तावीज हो गई, अंधेरे का जुगनू हो गई, खुलजा सिमसिम हो गई, इधर लड़की को छींक आई, इधर रिश्तेदार पुकार उठे, हाय इसकी शादी कर दो, इसकी छींकें बंद हो जाएंगी। किसी लड़की के सर में दर्द हुआ, फौरन पास पड़ोस के लोग मुफ्त मशवरा देने आ गए, बहन इसकी शादी करो, इसके सर का दर्द जाता रहेगा, नीलम ने हंसकर कहा। चल ज्यादा बातें ना बना, वाजदा ने उसके रुखसार पर चपत लगाई। शादी वाकई 100 दुखों का एक मुदावा है। अम्मी, मेरा ख्याल है कि जिसको कोई गम ना हो वो शादी कर ले। अल्लाह ने चाहा तो कभी उसके पास खुशी ना आएगी, नीलम हंसकर बोली। अच्छा मेरी दादी, अब तू चुप हो जा। मैंने मान लिया कि जब 100 बेवकूफ मरे थे तो तू पैदा हुई थी। अम्मी 100 बेवकूफ नहीं, अक्लमंद कहिए, नीलम ने हंसते हुए कहा। नीलम को हंसता हुआ देखकर वाजदा उसे बगौर देखने लगी। उसने एक अरसे के बाद अपनी बेटी के चेहरे पर हंसी देखी थी। वाजदा ने उसकी पेशानी चूमकर गले से लगाया। फिर दिल ही दिल में नीलम के वक्त अच्छे होने की ढेरों दुआएं कर डाली। लेकिन उसके वक्त अच्छे ना हुए, उसकी तकदीर ना बदली, किस्मत अच्छी ना हुई। 4 माह बाद नीलम की अकबर से शादी हो गई। ये थे वो हालात और वाकयात जिनसे फ्याज, वाजदा और नीलम गुजरे थे। फ्याज ने अब कोई बात ना छुपाई, बल्कि हर बात तफसील से बता दी। सब लोग इन वाकयात को बड़ी तवज्जो, हैरत और दिलचस्पी से सुन रहे थे। जब फ्याज ने अपनी दास्तान खत्म की तो महफिल पर सन्नाटा तारी हो गया। कुछ देर तक किसी ने किसी से बात न की। हर शख्स अपनी जगह शशतर रह गया। फुरकान मामू ने दीवारगीर घड़ी पर नजर डाली। उस वक्त रात के ठीक 12 बज रहे थे। कमरे में इस कदर सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। अचानक ये टिक टिक बंद हो गई। घड़ी का पेंडुलम साकित हो गया, यूं जैसे वक्त ठहर गया हो। सर्दी में यकायक इजाफा हो गया। हर शख्स अपनी जगह बैठा अंदर ही अंदर लरज रहा था। सारी वाकयात सुनकर साबरा अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। वो मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से सिसकियां भरने लगी। उसे रोता देखकर वाजदा भी चुप न रह सकी, वो भी जोर जोर से रोने लगी। वाजदा के रोने की आवाज सुनकर साबरा ने अपने चेहरे से हाथ हटाया और अपने बहते हुए आंसुओं को अपने दुपट्टे से झटके से साफ किया और वाजदा को गुस्से से देखते हुए बोली, तुम क्यों रो रही हो? साबरा, मुझे मुआफ कर दो। वाजदा ने उसे आंसू भरी आंखों से देखा। तुम्हें मुआफ कर दूं? साबरा ने अपने होंठ सख्ती से भींचते हुए कहा। इतना कुछ हो गया और तुमने हमें हवा भी न लगने दी। साबरा, तुम्हें अगर बता भी देते तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता? तुम्हें ऐसी बातों पर कब यकीन है? वाजदा ने कहा। हाँ, जिन भूतों को तो मैं बिल्कुल नहीं मानती। मुझे वाकई इस बात से कोई फर्क न पड़ता, लेकिन अपनी बहन होने के नाते तुम्हारा फर्ज था कि एक एक बात हमें साफ साफ बता देती। तुमने हमसे वो राज भी छुपाए रखा कि नीलम तुम्हारी बेटी नहीं। चलो, जिन भूतों के बारे में तुम मुझे बता देती तो बकौल तुम्हारे मुझे कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन अगर मुझे शादी से पहले ये मालूम हो जाता कि नीलम मांगे का उजाला है तो मैं अपने बेटे की हरगिज शादी ना करती। खानदान की क्या लड़कियां मर गई हैं जो मैं एक मुलाजिम की लड़की को बहू बनाकर अपने खानदान को ख्वामखा बट्टा लगा लेती। तुमने बहुत बुरा किया है वाजदा मेरे साथ, मैं तुम्हें कभी ना बख्शूंगी। ये कहकर साबरा गुस्से से उठने लगी। मामू फुरकान, जो उन दोनों की बातों को बड़े सब्र से सुन रहे थे, खामोश तमाशाई न रह सके। वो जानते थे कि वाजदा ने नीलम के बारे में धोखे में रखकर इन लोगों पर बड़ा जुल्म किया था, लेकिन वो उन लोगों में से थे जिन्होंने सिर्फ मुआफ करना सीखा था, बिगड़ी हुई बात को बनाना सीखा था। साबरा, बैठो। मामू फुरकान ने नरमी से कहा। नहीं मामू,
अब मैं नहीं बैठूंगी, मुझे नींद आ रही है। ये कहकर वो खड़ी हो गई। तुम्हें वाकई नींद आ रही है? मामू ने हंसकर कहा। मेरा तो ख्याल है कि तुम्हारी नींद कोसों दूर भाग गई होगी। वैसे इन लोगों ने काम तो ऐसे ही किए हैं, साबरा ने गुस्से से कहा। साबरा, मैं एक बात जानता हूं कि अगर तुम वाजदा की जगह होती तो तुम भी यही करती। ना मामू, ये ना कहीं, साबरा ने खफकी से कहा। मैं हरगिज ऐसा न करती। अव्वल तो मैं किसी और की बच्ची को गोद लेती ही ना। अगर लेती तो दुनिया वालों को या कम से कम लड़की के ससुराल वालों को जरूर इसे आगाह कर देती। मामू, ये तो सरीहन धोखा है। साबरा, ऐसा ना कहो। अब तो सारी बातें तुम्हारे सामने आ गई हैं। ये लोग अपनी इस हरकत पर नादिम भी हैं। तुमसे वाजदा ने मुआफ़ी भी मांग ली है। मेरे ख्याल में तुम्हें मुआफ़ कर देना चाहिए। आप नहीं जानते मामू कि मेरे दिल में कैसी आग लगी है। इसने मेरी सगी बहन होते हुए सौतेली बहन का सा सलूक किया है मेरे साथ। अब मैं भी इसे सौतेली बनकर दिखाऊंगी। ये कहकर साबरा गुस्से से पांव पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई। जाओ बाबर, उसे समझाओ। मामू फुरकान ने साबरा के कमरे से चले जाने के बाद कहा। मामू, इस वक्त वो बहुत गुस्से में है, कुछ नहीं समझेगी। जाने क्या से क्या हो जाए, बाबर अली ने मामू फुरकान को बताया। बाबर साहब, क्या हो जाएगा? फ्याज हुसैन ने तीखे लहजे में पूछा। कुछ भी हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आप लोग नीलम को तलाक दिलवा देंगे। फ्याज हुसैन का लहजा अजीब था। ठीक है, आप दिलवा दें तलाक। ऐसी जिल्लत से तो बेटी का बाप के घर बैठ जाना ज्यादा बेहतर है। ये तुम कह रहे हो फ्याज? मामू फुरकान ने मदाखलत की। अब मामू देखे ना, हमने सारी बात साफ साफ बता दी, अपनी गलती की मुआफी भी मांग ली, फिर भी इन लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। अब वो सौतेली बहन बनकर दिखाने की धमकी देकर गई हैं। ना जाने ये लोग मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करें। मेरी बेटी बहुत मासूम और सीधी है, कसूर हमारा है। उसे हमारे कसूर की सजा क्यों मिले? अरे कुछ नहीं होगा, मैं साबरा को अच्छी तरह जानता हूँ। वो दिल की बहुत अच्छी है, बस जरा गुस्से में आ गई है। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। अब आप लोग अपने गुस्से पर काबू रखें, किसी का कुछ ना बिगड़ेगा। नीलम मुफ्त में मारी जाएगी, वो पहले ही अजाब में मुब्तला है, मामू फुरकान ने मुलायमत से कहा। फिर मामू फुरकान ने फ्याज और बाबर दोनों को अच्छी तरह समझाया। साबरा और वाजदा को भी ऊंच नीच समझाई। अब काफी वक्त हो गया था, सर्दी भी बढ़ गई थी। मामू फुरकान ने अपने घर जाने की इजाजत ली। बाबर अली उन्हें घर तक छोड़ने गया। मामू फुरकान के जाने के बाद साबरा अकबर को अपने कमरे में ले गई और उसको एक एक बात कह सुनाई। अकबर बहुत तवज्जो से अपनी माँ की बात सुनता रहा। नीलम कौन थी और वो किन मरहलों से गुजरी थी, और ये लोग अकबर से नीलम की शादी करने पर अचानक किस तरह राजी हो गए। साबरा ने अपने बेटे को यह सारी दास्तान इस अंदाज से सुनाई कि वो नीलम को एक वबाल समझने लगे और घबराकर उसे छोड़ने का तहैया कर ले। लेकिन सारी दास्तान सुनकर अकबर ने एक गहरा सांस लिया और बस। जब अकबर के दिल में आग ना भड़की तो साबरा को बहुत गुस्सा आया। उसके दिल में आग भड़की हुई थी और वो हर कीमत पर वाजदा से इंतकाम लेना चाहती थी। अब तो उसे नीलम से भी नफरत हो गई थी। वो किसी मुलाजमा की बेटी को बहू समझने के लिए हरगिज तैयार न थी। हाँ अकबर, अब क्या करें? साबरा ने पूछा। क्या करना है अम्मी? अकबर ने बात को समझते हुए भी ना समझा। कल ये लोग नीलम को अपने साथ ले जाएंगे, साबरा ने बताया। तो ले जाने दें, मैं जाकर ले आऊंगा, अकबर ने मासूमियत से कहा। हाँ, ले जाने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं चाह रही थी कि ले जा रहे हैं तो बस ले जाएं। मैं समझा नहीं। अकबर की समझ में वाकई कुछ ना आया। हमेशा के लिए ले जाएंगे। साबरा ने दो टोक अंदाज में बात की। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अकबर घबरा गया। तुझे नीलम को तलाक देना होगी। साबरा के दिल की बात बिलाखिर जुबान पर आ गई। उसका कसूर क्या है? अकबर ने जुर्रत से काम लेते हुए कहा। उसके वालिदैन ने हमसे झूठ बोला, साबरा ने जुर्म बताया। वो वालिदैन ने बोला, नीलम ने तो नहीं। अकबर ने जिरहा की। नीलम एक मुलाजमा की बेटी है, मैं उसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, साबरा ने दूसरा जुर्म बताया। अम्मी कुछ भी हो, मैं नीलम को तलाक नहीं दूंगा, अकबर ने जुर्रतमंदी से फैसला सुनाया। अरे बेवकूफ, तुझे पता नहीं कि उस पर जिन का साया है, साबरा ने उसे खौफजदा करना चाहा। अम्मी आप जिन भूतों की कब से कायल हो गई, अकबर ने हंसकर कहा। अकबर मुझसे बहस न कर, साबरा को गुस्सा आ गया। अम्मी फिर आप भी मुझे किसी काम के लिए मजबूर ना करें, अकबर ने मुस्तहकम अंदाज में कहा। अकबर साबरा का बहुत लाडला बेटा था, क्यों ना होता वो इकलौता बेटा था। साबरा को पक्की उम्मीद थी कि वो उसकी हदायत पर आंख बंद करके अमल करेगा और सुबह होते ही नीलम को तलाक दे देगा, और यह मुमकिन था कि वो माँ की मोहब्बत में नीलम को छोड़ बैठता। वो तो भला हो फुरकान मामू का कि उन्होंने इस घर में बादे समूम चलती देख ली थी, इसलिए उन्होंने जाने से पहले अकबर को अच्छी तरह समझा दिया था, उसे मजबूत कर दिया था कि वो किसी कीमत पर नीलम को नहीं छोड़ेगा। सारी बातें सुनकर अकबर ने कहा, मामू उस जिन का क्या होगा जो उस पर आता है? उस जिन की फिक्र न करो, उस जिन को मैं भगाऊंगा, मामू ने यकीन दिलाया।
अगर आपने जिन से निजात दिला दी तो फिर मैं कभी नीलम को ना छोड़ूंगा, अकबर ने कहा। जब अकबर नीलम को छोड़ने पर किसी तरह राजी न हुआ तो साबरा ने उसे गुस्से में अपने कमरे से चले जाने को कहा। दफा हो जाए यहां से। अकबर खामोशी से उसके कमरे से निकल आया। अकबर के चले जाने के बाद साबरा तकिए में मुंह देकर रोने लगी। अकबर ने सुबह उठकर सबसे पहला काम यह किया कि वो गाड़ी लेकर घर से निकल गया। वो मामू फुरकान के घर अजीजाबाद पहुंचा। मामू फुरकान दुकान पर जाने की तैयारी कर रहे थे कि घर की घंटी बजी। मामू फुरकान ने मुंह धोते हुए आवाज लगाई, देखो बेटा कौन है दरवाजे पर। शमसा बावर्ची खाने में थी। वो अपने अब्बू की आवाज सुनकर दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाजा खोला, सामने अकबर खड़ा था। आइए आइए अकबर मियाँ। शमसा उम्र में उससे 2 साल छोटी थी, लेकिन रिश्ते में उसकी फूफी होती थी, लिहाजा वो रिश्ते की मुनासबत से उसे छोटा ही समझकर बर्ताव करती। सलाम फूफी जान। अकबर उसे जानबूझकर बड़ा बनाने की कोशिश करता। जीते रहो। शमसा बजाय शर्माने के बड़ी ढिठाई से जवाब देती, कौन है भाई शमसा? मामू फुरकान ने अंदर से पूछा। अब्बू अकबर आए हैं, शमसा ने बताया। चलो अकबर अच्छे वक्त पर आया है। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया, मामू फुरकान ने कहा। मामू मैं नाश्ता ही करने आया हूँ, अकबर ने घर में दाखिल होते हुए कहा। क्यों, क्या अम्मी ने घर से निकाल दिया? शमसा ने छेड़ा। हाँ कुछ ऐसा ही समझ लें, अकबर ने फीके लहजे में कहा। नाश्ते के बाद अकबर ने मामू फुरकान को रात की सारी रुदात सुनाई। मामू फुरकान ये सुनकर परेशान हो गए। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजी। मामू फुरकान ने जल्दी से उठकर रिसीवर उठाया और बड़ी मुलायमत से कहा, हेलो। इस हेलो के जवाब में इधर से जो कहा गया उसे सुनकर मामू फुरकान ने अकबर को फिक्रमंदी से देखा। मामू किसका फोन है? मामू फुरकान को अपनी तरफ फिक्रमंदी से देखने पर अकबर ने पूछा। तुम्हारे अब्बू हैं फोन पर, मामू फुरकान ने माउथ पीस पर हाथ रखकर कहा। क्या कह रही हैं? अकबर ने परेशान होकर पूछा। साबरा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें फौरन घर बुलाया है, गाड़ी तुम्हारे पास है। साबरा को अस्पताल ले जाना है, मामू फुरकान ने बताया। अस्पताल का नाम सुनकर अकबर को सर्दी में पसीना आ गया। क्या हुआ अम्मी को? लाइए जरा मुझे फोन दीजिए। मामू फुरकान ने खामोशी से उसके हाथ में रिसीवर थमा दिया। जी अब्बू, क्या हुआ अम्मी को? अकबर घबराए हुए लहजे में बोला। बेटा आप फौरन घर आएं, फोन पर वक्त जाया ना करें, बाबर ने नरमी से कहा। अच्छा अब्बू, मैं फौरन यहां से निकल रहा हूं। अकबर ने खड़े होते हुए रिसीवर क्रैडल पर रखा और मामू फुरकान से मुखातिब हुआ। मामू मैं चल रहा हूं। हाँ ठीक है तुम जाओ, अस्पताल पहुंचकर जो भी सूरत हाल हो दुकान पर मुझे बता देना। ठीक है मामू। अकबर ने घर से निकलकर उजलत में गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से सड़क पर आ गया। अकबर के इनकार से साबरा बहुत दिल बर्दाश्ता हुई थी। सदमा तो उसे इस बात का भी कम ना था कि नीलम एक मुलाजमा की औलाद थी और वाजदा ने उसे धोखा दिया। इस सदमे के साथ ही अकबर ने नीलम को तलाक देने से इनकार करके साबरा को एक और अजाब में मुब्तला कर दिया। साबरा ये कारी ज़रब बर्दाश्त न कर सकी। वो रात भर रोती रही। सुबह कुछ देर को उसकी आंख लग गई, फिर उठी तो उठा ना गया। वो शायद डिप्रेशन का शिकार थी। उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में फौरी तौर पर उसे ड्रिप लगाई गई, ताकतवर इंजेक्शन और अद्वियात दी गई। शाम तक उसकी तबीयत बहाल हो गई। फ्याज और वाजदा 2 बजे की फ्लाइट से नीलम को ले जाने वाले थे, लेकिन साबरा के अस्पताल पहुंच जाने की वजह से फ्याज ने सीटें कैंसिल करा दी। दोनों ने अस्पताल जाना चाहा, लेकिन बाबर जानता था कि अगर वो दोनों अस्पताल पहुंचे तो साबरा उन्हें देखकर गुस्से में आ जाएगी। डॉक्टरों ने पहले ही तंबीह कर रखी थी कि मरीजा के मजाज के खिलाफ कोई बात ना हो। बाबर अली ने दोनों को नरमी से समझा दिया कि वो अस्पताल ना जाएं। डॉक्टरों ने मरीजा से मिलने पर पाबंदी लगा दी है। दोपहर को मामू फुरकान अस्पताल पहुंच गए। मामू फुरकान को देखकर साबरा धीरे से मुस्कुराई। मामू फुरकान की शख्सियत ऐसी थी कि उनका चेहरा देखकर लोगों के दिल में फूल खिल जाते। उनके अंदर ऐसी मकनातीसी कशिश मौजूद थी, जो भी उन्हें देखता उसका दिल उनकी तरफ खिंचता। मामू फुरकान के एहतराम में साबरा ने उठने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे सख्ती से मना कर दिया। साबरा लेटी रहो, उठने की जरूरत नहीं, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मामू फुरकान ने कुर्सी खींचकर उसके करीब बैठते हुए कहा। हाँ भाई, क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे तो कोई परेशानी नहीं, साबरा ने मुस्कुराकर कहा। फिर गुस्सा होगा, मामू फुरकान बोले। नहीं गुस्सा भी नहीं, साबरा ने अपने चेहरे से बाल हटाते हुए कहा। फिर आप यहाँ अस्पताल में किस खुशी में तशरीफ लाई हैं? मामू फुरकान ने हंसकर पूछा। मैं खुद तो नहीं आई, ये लोग लाए हैं। साबरा ने बाबर और अकबर की तरफ इशारा किया। अगर हम लोग अस्पताल ना लाते तो ये अब तक चल बसी होती, बाबर ने मजाक में कहा। हाँ आप तो यही दुआ करेंगे, साबरा ने बाबर को तिरछी नजरों से देखा। मामू फुरकान ने लड़ाई के आसार देखे तो फौरन दरमियान में आ गए। अच्छा भाई,
लड़ाई नहीं होगी, अस्पताल है, इसे घर समझने की कोशिश ना करें। अच्छा बाबर, ये बताओ नीलम का क्या हुआ? नीलम घर में है, वो लोग आज नहीं गए, साबरा की वजह से रुक गए, हो सकता है कल जाएं, बाबर ने बताया। साबरा के बारे में डॉक्टरों ने क्या कहा है? मामू फुरकान ने बाबर से पूछा। मेरा ख्याल है ये शाम तक यहाँ से निकाल दी जाएंगी, बाबर ने फिर शोखी दिखाई। देखें मामू, इन्हें समझाएं, साबरा ने खफकी से कहा। बाबर, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? तुम अपनी आकबत खराब करने पर क्यों तुले हुए हो? अच्छा मामू, आप भी? क्यों नहीं, आखिर मामू किसके हैं? साबरा ने इस मर्तबा मामू फुरकान को भी लपेट में ले लिया, इस बात का एहसास कर लें कि मैं अस्पताल में हूं। मामू फुरकान कुछ देर और बैठे, खुशगपियां होती रहीं, फिर वो इजाजत लेकर चले गए। शाम को डॉक्टर ने साबरा को घर जाने की इजाजत दे दी, इस हदायत के साथ कि किसी मसले पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, इसके अलावा मुकम्मल आराम की जरूरत है। साबरा को खासी नकाहत हो गई थी, वो एक ही दिन में बरसों की मरीजा महसूस होने लगी। आने से पहले ही साबरा ने बाबर को हदायत कर दी कि वाजदा और फ्याज मेरे सामने ना आए, उनकी शक्लें देखकर ही गुस्सा आने लगता है। बाबर अजीब मखमसे में फंस गया, एक तरफ बीवी थी, दूसरी तरफ बेटे के ससुराल वाले। ससुराल से पहले वो उसकी साली थी, दोहरा रिश्ता था, वो किस तरह उनसे कहता कि साबरा के कमरे में ना जाएं? वो आप लोगों की शक्लें देखने की भी रवादार नहीं। अस्पताल तक तो बात निभ गई थी, वहां तो डॉक्टरों की आड़ ले ली गई, मुलाकाती ममनू करार दे दिए गए, लेकिन अब जबकि वो घर पर आ गई थी, उन्हें मिलने से कैसे रोका जाता? लेकिन अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि फ्याज और वाजदा को साफ साफ बता दिया जाए। तब बाबर काफी देर तक उन्हें बताने के लिए मुनासिब अल्फाज तलाश करता रहा, लेकिन वो कितने ही मीठे अल्फाज ढूंढ लेता, कैसा ही रस भरा लहजा इख्तियार कर लेता। लफ्जों के हेर फेर और लहजे की तब्दीली से मफहूम तो नहीं बदल सकता। जब वाजदा ने साबरा के घर आने के बाद उसके कमरे में जाने की कोशिश की तो बाबर वाजदा का नरमी से हाथ पकड़कर उसे ड्राइंग रूम में ले आया। उनके पीछे पीछे फ्याज था। वाजदा, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? बाबर ने मुलायमत से कहा। नहीं बाबर भाई, आप कहें, मैं क्यों बुरा मानूंगी भला? वाजदा ने उसे यकीन दिलाया। तुम साबरा के कमरे में मत जाओ, वो इस वक्त पागल हो रही है, उसे ना कुछ दिखाई दे रहा है और ना सुनाई दे रहा है। जब आदमी को कुछ दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, तो ऐसे आदमी के सामने जाने से क्या फायदा? मैं जानता हूं कि वो तुम्हारी सगी बहन है, तुम्हारा दिल उसके लिए तड़पता होगा, तुम उसे देखना चाहती होगी, लेकिन वाजदा, ऐसी इजादत का क्या फायदा जो मरीजा को तसल्ली देने की बजाय नुकसान पहुंचा दे? साबरा को इस बात से बहुत दुख पहुंचा है, अब वो तुम्हारा, फ्याज का सामना नहीं करना चाहती। बाबर ने दिल पर पत्थर रखकर ये सब कहा। यह सब सुनकर फ्याज के चेहरे की रंगत बदल गई, वो चोर सा हो गया। वाजदा ये सब सुनकर बेख्तियार रो पड़ी। ये ठीक था कि उसने नीलम के बारे में हकायक ना बतलाकर गलती की थी, जुर्म किया था, लेकिन उसने अपने जुर्म की साबरा से मुआफ़ी मांग ली थी, फिर तो उसे मुआफ कर देना चाहिए था। तब फ्याज हुसैन एक अज़्म के साथ आगे बढ़ा। उसने सोफे के नज़दीक पहुंचकर वाजदा के शाने पर हाथ रखा। वाजदा? वाजदा ने अपना सर उठाया, उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। बमुश्किल उसके हलक से आवाज़ निकली, जी? वाजदा, अपने आंसू पहुंच लो, उठो, यहाँ से चलें, अभी वक्त है, एयरपोर्ट चलती हैं, रात की फ्लाइट से लाहौर निकल जाएंगे, चलो जल्दी करो, तैयारी करो। यहाँ काफ़ी इज्जत अफजाई हो गई। ये कहकर फ्याज कमरे से निकल गया। बाबर उसे रोकना चाहता था लेकिन रोक ना सका। वाजदा ने आंसू भरी आंखों से बाबर को देखा और बड़े दर्द से बोली, फ्याज ठीक कह रहे हैं बाबर भाई, हमें अब इस घर में नहीं रुकना चाहिए। बाबर गूंगा हो गया। वो ना तो ये कह सका कि ठीक है चले जाओ, ना ये कह सका कि मत जाओ। वाजदा अपने आंसू पहुंचती उठी और तेज तेज कदमों से कमरे से निकल गई। अकबर अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था और इस अजियतनाक सूरत हाल के बारे में सोच रहा था। वो नीलम को किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार ना था। नीलम उसके ख्वाबों की शहजादी थी। उसने नीलम के ख्वाब देखे थे और ये इत्तेफाक था कि वो हासिल हो गई। अब अपने ख्वाबों की शहजादी को कैसे छोड़ देता? अकबर अपनी आंखों पर हाथ रखे अपने लुढ़ते हुए कारवां के नज़ारे में महव था कि अचानक उसे एहसास हुआ जैसे किसी ने उसका नाम लेकर आवाज़ दी हो। वो यकदम चौंक पड़ा। चौंक कर उसने अपनी आंखों से हाथ हटाया। दरवाजे पर नीलम खड़ी थी। आओ नीलम, मेरे ख्वाबों की शहजादी, मेरे नज़दीक आओ, अकबर ने जज्बाती लहजे में कहा। अम्मी अब्बू जा रहे हैं, नीलम ने बेड के नज़दीक पहुंचकर कहा। मुझसे उन्होंने तैयारी करने को कहा है। कहाँ जा रही हैं? अकबर ने चौंक कर पूछा। लाहौर, और कहाँ? नीलम ने स्पार्ट लहजे में बताया। इस वक्त? अकबर हैरान हुआ। अब्बू बहुत गुस्से में हैं, अब वो यहाँ से फौरन चले जाना चाहते हैं। वैसे जाना तो है ही, कल या आज चले गए। अच्छा। अकबर ने एक गहरा और ठंडा सांस लिया, और क्या कर सकता था। चंद लम्हों तक वह नीलम को पलक झपकाए बगैर टिकटिकी बांधे देखता रहा।
उसके इस तरह देखने से नीलम घबरा गई। इस तरह क्यों घूर रही है मुझे? नीलम, तुम जानती हो? नहीं, तुम कहाँ जानती होगी। नीलम, ये दुनिया वाले तुम्हें मुझसे छीन लेना चाहते हैं। लेकिन नीलम, मैंने कसम खा ली है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खोने ना दूंगा। मैंने बड़ी आरजुओं से तुम्हें हासिल किया है। अकबर जज्बाती हो गया। अकबर, मैं खुद भी यही चाहती हूँ। मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी रहना चाहती हूँ, नीलम ने बेख्तियार कहा। जब नीलम अकबर की होने का अहद कर रही थी तो उसी वक्त कहीं से म्याऊं की खौफनाक आवाज आई। उसे लगा जैसे किसी ने दोनों हाथ से गला पकड़ लिया हो। गला घोंटने का एहसास बस चंद लम्हों के लिए हुआ। अपने दोनों हाथ गले के पास लेकर ओह करके रह गई। क्या हुआ नीलम? अकबर ने उसकी उड़ी हुई रंगत देख ली। कुछ नहीं। नीलम ने अपनी कैफियत छुपा ली। गले में कुछ खराश सी महसूस हुई। अभी म्याऊं की आवाज भी आई थी। अकबर ने फिक्रमंद होकर कमरे में इधर उधर निगाह डाली। मैंने नहीं सुनी। नीलम ने यहां भी झूठ बोला। अकबर ने बेड के नीचे इधर उधर काले बिल्ले को तलाश किया, लेकिन वो उसे कहीं नजर न आया। क्या अम्मी को तुम लोगों के जाने का मालूम है? अकबर ने पूछा। नहीं। नीलम ने नफी में सर हिलाया। अच्छा, मैं जाकर बताता हूं। यह कहकर वो अपने कमरे से निकलकर साबरा के कमरे में पहुंचा। साबरा बेड पर सीधी लेटी हुई छत को घूर रही थी। अम्मी, खाला खालू अभी जा रही हैं, अकबर ने फिक्रमंदी से कहा। तो मैं क्या करूं, जाने दो, साबरा ने बेनियाजी से कहा। अम्मी, आप उनसे बात कर लेना, अकबर ने मां के पांव पकड़ लिए। बात करना तो दूर की बात है, मैं तो उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, साबरा बोली। आखिर कब तक? अकबर ने पूछा। सारी जिंदगी, साबरा ने बड़े यकीन से कहा। क्या तुम मुझसे वाकिफ नहीं? अकबर अपनी मां की आदत से अच्छी तरह वाकिफ था। वो क्या, साबरा की जिद से घर का हर फर्द वाकिफ था। वो एक बार जो फैसला कर लेती, सही या गलत, उस पर जिंदगी भर कारबंद रहती। अब उसने अपनी सगी बहन और बहनोई की शक्ल ना देखने का फैसला कर लिया था, तो दुनिया का कोई आदमी उसे अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर नहीं कर सकता था। अकबर खामोशी से सर झुकाए उसके कमरे से निकल आया। वो चाहता था कि इस मौजू पर अपने बाप से बात करे। वो बाबर को सारे घर में तलाश करता रहा। बिल आखिर ड्राइंग रूम में पहुंचा। बाबर अभी तक वहीं बैठा था। वो सोफे पर नीम दराज था और सोचों में गुम था। दरवाजे पर आहट सुनकर उसने सर उठाया। अकबर को दरवाजे पर पाकर उसने सर के इशारे से उसे नजदीक बुलाया, लेकिन जुबान से कुछ ना बोला। अब्बू, अकबर की आवाज में लर्जिश थी। मैं जानता हूं अकबर, तुम यहां क्यों आए हो, क्या कहने आए हो, जो होता है होने दो। अब्बू, वो लोग जा रहे हैं, अपने साथ नीलम को भी ले जा रही हैं, अकबर ने फिक्रमंदी से कहा। तो जाने दो, नीलम उनकी बेटी है, वो अपनी बेटी को ले जा रही हैं, बाबर ने लापरवाही से कहा। लेकिन अब्बू, इस तरह, अकबर के लहजे में अफसोस था। और किस तरह जाएं? इस घर में उनकी जो इज्जत अफजाई हुई है उसके नतीजे में वो इस तरह नहीं जाएंगे तो और किस तरह जाएंगे, बाबर ने गुस्से से कहा। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि मामू फुरकान का फोन आ गया। बाबर ने उसकी बात सुनने से पहले घर की सूरत हाल बताई। मामू फुरकान ये सब सुनकर परेशान हो गए। बोले, ये तो बहुत बुरा हुआ। साबरा को क्या हो गया है? इतनी जिद अच्छी नहीं होती। मामू, मैं क्या कर सकता हूँ, आप साबरा को अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा बाबर, तुम यूं करो कि उन लोगों को रोको, मैं आ रहा हूं। जब तक मैं ना आ जाऊं वो घर से नहीं जाएंगे। नीलम को हर कीमत पर रोकना है, उसे उनके साथ नहीं जाने देना। क्यों मामू? बाबर ने परेशान होकर पूछा। ये मैं आकर बताता हूं, मुख्तसरन इतना सुन लो कि दादा गफूर नहीं चाहते कि नीलम कराची छोड़े। अगर वो कराची से चली गई तो फिर कभी लौटकर नहीं आ सकेगी। मामू फुरकान ने इंकशाफ किया। तफसील आकर बताता हूं, तुम उन्हें मेरे गुलशन पहुंचने तक रोके रखो। अच्छा ठीक है मामू, आप आए, मैं उन्हें उस वक्त तक के लिए रोकता हूं। टेलीफोन बंद करके बाबर ने अकबर की तरफ संजीदगी से देखा और बोला, बेटे वाजदा को बुलाओ। अकबर चाहता था कि वो बाप से मामू फुरकान के फोन के बारे में मालूम करे कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन उसकी हिम्मत ना पड़ी। वो खामोशी से ड्राइंग रूम से निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो वाजदा के साथ कमरे में वापस आ गया। वाजदा के हाथ पर साड़ी लटकी हुई थी। शायद वो उसे तय करते करते अकबर के साथ आ गई। जी बाबर भाई। वाजदा उसके सामने सर झुकाकर खड़ी हो गई। बाबर ने देखा कि वाजदा की आंखों में अब भी आंसू तैर रहे थे। बैठो वाजदा। बाबर ने उसे नजदीक सोफे पर बैठने का इशारा किया। नहीं बाबर भाई, अब बैठने का वक्त नहीं है, अपने कपड़े समेट रही हूं। वाजदा, मामू फुरकान का फोन आया था, वो अभी आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुझसे मिले बगैर घर से ना जाएं। वो कुछ नीलम के बारे में भी कह रहे थे। तफसील वो खुद आकर बताएंगे। मुनासिब समझो तो आधा घंटा रुक जाओ, इतनी देर में वो यहां जरूर पहुंच जाएंगे। मामू फुरकान का नाम सुनकर वाजदा नरम पड़ गई। उसने कहा, अच्छा ठीक है। ये कहकर वो खामोशी से पलटी और कमरे से निकल गई। बाबर के कहने के मुताबिक मामू फुरकान आधे घंटे के अंदर अंदर वहां पहुंच गए। उन्होंने वाजदा और फयाज से ड्राइंग रूम बंद करके बात की।
बाबर अली ड्राइंग रूम में मौजूद था। वो दोनों 1 मिनट भी इस घर में रहने को तैयार ना थे, जबकि मामू फुरकान चाहते थे कि वो रात की फ्लाइट से लाहौर ना जाएं। उन्हें लाहौर एयरपोर्ट पर दिक्कत होगी। मामू फुरकान के समझाने से वो इस बात पर राजी हो गए कि रात की फ्लाइट से वापस नहीं जाएंगे, सुबह दिन की फ्लाइट से चले जाएंगे, लेकिन अब यहाँ नहीं रुकेंगे, रात किसी होटल में ठहरेंगे। मामू फुरकान फिर अड़ गए। उन्होंने अपने पुरखुलूस रवैये से उन्हें इस बात पर कायल कर लिया कि वो इस घर में ना रहें, लेकिन होटल में भी ना जाएं। वो रात को उनके घर रहें। फिर उन्होंने नीलम के बारे में भी बात की, लेकिन तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। कहा कि पहले मेरे साथ घर चलो, वहां जाकर बात होगी। मामू फुरकान ने ऐसा पत्ता फेंक दिया था जिसका कोई तोड़ना था। नीलम में वाजदा और फ्याज की जान थी। नीलम के बारे में उन्होंने ऐसी बात कह दी थी कि अब इसके सिवा कोई चारा ना था कि वो उनके साथ चले जाएं। मामू फुरकान तीनों को अपने साथ लेकर अजीजाबाद पहुंच गए। वो जानते थे कि उनका घर इन लोगों की नजर में छोटा दिखाई देगा, लेकिन उनका दिल छोटा ना था, वो बड़े दिल के मालिक थे। उनका दिल दरिया और दिमाग समुंदर था। उनकी शख्सियत शजरे सायादार की सी थी। फ्याज हुसैन अपने शहर का एक बड़ा आदमी था, लेकिन उसमें तकब्बुर ना था। यही हाल वाजदा का था। वाजदा तो फ्याज हुसैन से इस मामले में 2 हाथ आगे थी। वो अपने से छोटे लोगों की इज्जत करना खूब जानती थी। इसकी इसी आदत ने तो उसे नीलम दिलवाई थी। हुस्ना को उसने कभी मुलाजमा न समझा। यही वजह थी कि हुस्ना उसके हुस्ने सलूक पर मर मिटी और अपने जिगर का टुकड़ा उसके हवाले करके चली गई। किसी ने सच कहा है कि तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन लफ्जों का घाव कभी नहीं भरता। अजीजाबाद पहुंचकर वाजदा और फ्याज ने बड़ी खुशी का इजहार किया। मामू फुरकान के 120 गज के मकान में दोनों मियाँ बीवी ने कुछ इस तरह तारीफ की कि उन्हें अपना मकान महल मालूम होने लगा। शमसा ने नीलम को देखते ही गले लगा लिया। नीलम भी इस तरह शमसा के गले लगी जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानती हूँ। मोमानी रिहाना ने भी वाजदा को इस तरह हाथों हाथ लिया जैसे उनकी आमद की मुंतजिर थी। घर में हंसी खुशी का माहौल था। वाजदा को इस माहौल में बड़ा सुकून मिला। जब से वो कराची आई थी, जैसे सूली पर लटकी रही थी, उनके दिमाग की रगें खिंच रही थीं। अब जाकर उसके तने हुए एहसाब को सुकून का एहसास हुआ। खाने से फारिग होकर वो सब लोग एक कमरे में इकट्ठा हो गए। रात गई तक खुश गप्पियां चलती रहीं। दूसरे दिन दोपहर की फ्लाइट से वाजदा और फ्याज लाहौर चले गए। नीलम को उन्हें मजबूरन छोड़ना पड़ा। दादा गफूर की यही हदायत थी। उनका ख्याल था कि नीलम अगर यहां से चली गई तो सख्त नुकसान में रहेगी। वहां सैयदपुर का जिन उसे कहीं का ना रखेगा। दादा गफूर चाहते थे कि इस जिन से निजात के लिए कोई ठोस अमल किया जाए। इस अमल के लिए नीलम का नजरों के सामने रहना जरूरी था। अकबर और बाबर उन दोनों को एयरपोर्ट छोड़ाए। जाते हुए वाजदा ने नीलम को मामू फुरकान के करीब करते हुए कहा, मामू फुरकान, नीलम को शमसा की तरह समझना। मैं इसे महज आपके सहारे छोड़े जा रही हूं। हाँ वाजदा, तुम इत्मीनान से जाओ, नीलम की फिक्र मत करो। ये मुझे शमसा से भी ज्यादा अजीज रहेगी। मामू फुरकान ने ये अल्फाज रस्मन नहीं कहे थे, बल्कि उन्होंने जो कहा था उसे अपने दिल पर लिख लिया। जब ये लोग गुलशन से निकले तो साबरा को कुछ नहीं बताया गया। उसने यही क्यास कर लिया था कि वाजदा और फ्याज नीलम को लेकर लाहौर जा चुके हैं। उसे नहीं मालूम था कि वो लोग एयरपोर्ट नहीं मामू फुरकान के घर चले गए हैं, और ये कि नीलम अपने वालदैन के साथ लाहौर नहीं गई, मामू फुरकान के यहाँ है। और ये बात उसे उस वक्त मालूम हुई जब मामू फुरकान शाम को नीलम के साथ गुलशन पहुंचे। वाजदा और फ्याज 12:30 बजे के करीब एयरपोर्ट चले गए। उनके जाने के बाद इन लोगों ने खाना खाया। फिर दोपहर को मामू फुरकान नीलम को लेकर दादा गफूर के घर पहुंचे। दादा गफूर की यही हदायत थी कि वो नीलम को देखना चाहते थे। ब्रंस रोड जाते हुए मामू फुरकान नीलम को बगौर देख रहे थे। उन्होंने बस यही कहा था कि दादा गफूर उनके दूर के रिश्तेदारों में से है। वो बहुत दिन से बुला रहे थे। हमने सोचा चलो उनके घर चला जाए। सोचा कि तुम्हें भी साथ ले चलें, तुमने वो इलाका नहीं देखा, तुम्हारी सैर हो जाएगी। मामू फुरकान टैक्सी में आगे बैठे हुए थे। पीछे मोमानी, रिहाना और शमसा थी। नीलम उनके दरमियान में थी। मामू फुरकान ने नीलम को दरमियान में कसदन बिठाया था। टैक्सी तेजी से ब्रंस रोड की तरफ बढ़ रही थी। मामू फुरकान नीलम को गुजरने वाले सड़कों के नाम बताते जा रहे थे। सदर से निकलने के बाद अचानक नीलम का रंग बदला। उसने घबराकर मामू फुरकान के कंधे पर हाथ रखा और बोली, मामू आप मुझे कहाँ लिए जा रही हैं? बेटा हमने आपको बताया तो था कि हम दादा गफूर के यहाँ जा रहे हैं। नहीं मामू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे आप यहीं उतार दें, नीलम ने अजीब से लहजे में कहा। मामू फुरकान उसके लहजे की तब्दीली को महसूस कर रहे थे। उन्होंने दिल ही दिल में उसकी आंखों में देखते हुए कुछ पढ़ना शुरू किया। रोको टैक्सी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नीलम ने अचानक दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। मोमानी रिहाना ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। मामू फुरकान का उसे दरमियान में बिठाना काम आ गया। इस बात का पूरा इम्कान था
कि वो अगर किनारे पर बैठी होती तो अब तक कब का टैक्सी का दरवाज़ा खोल चुकी होती। नीलम की बात सुनकर टैक्सी वाले ने फुरकान मामू की तरफ देखा, जैसे पूछना चाहता हो क्या मामला है। टैक्सी मत रोकना, ये बात मामू फुरकान ने टैक्सी वाले को इशारे से समझाई। मामू फुरकान कुछ पढ़ रहे थे, इसलिए जुबान से कुछ बोलना नहीं चाहते थे। नीलम परेशान मत हो बेटे, मुमानी रिहाना ने उसका सर अपने कंधे से लगाते हुए कहा। नीलम ने अपना सर फौरन मुमानी के कंधे से उठा लिया और एक मर्तबा फिर टैक्सी का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे घर वापस ले चलें, नीलम ने मामू फुरकान से इल्तिजा की। मामू फुरकान ने इशारे से नीलम को करीब आने को कहा, जैसे वो उसे आहिस्तगी से कुछ बताना चाहते हों। नीलम उनका इशारा पाकर जब आगे की तरफ झुकी तो मामू फुरकान ने उसके चेहरे पर जोर से फूंक मारी। नीलम ने एक झुरझुरी सी ली, फिर वो इत्मीनान से सीट से कमर लगाकर बैठ गई। वो जो उसका रवैया बदल गया था और बार बार टैक्सी से उतरने की कोशिश कर रही थी, एकदम झाग की तरह बैठ गई और पूरी तरह खामोश हो गई। ब्रंस रोड का इलाका शुरू हो चुका था। मामू फुरकान ने बाएं जानिब टैक्सी मुड़वाई और थोड़ा अंदर जाकर उसे रुकने को कहा। टैक्सी से उतरकर मामू फुरकान ने किराया अदा किया और फिर वो लोग बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ने लगे। दादा गफूर के घर वालों ने नीलम को हाथों हाथ लिया। नीलम ने उन लोगों को देखकर बज़ाहिर खुशी का इजहार किया, लेकिन उसके चेहरे से परेशानी झलक रही थी। मामू फुरकान ने दादा गफूर के कमरे में जाकर नीलम की आमद और उसकी कैफियत के बारे में बताया और बोले, दादा गफूर, नीलम को जल्द देख लीजिए, कहीं उसकी हालत न बिगड़ जाए। अरे फुरकान, तुम फिक्र न करो, वो अब आ गई है। ये घर किसी किले की तरह है, बिल्कुल महफूज। इस घर में कोई गैर इंसानी मखलूक पर भी नहीं मार सकती, दादा गफूर ने बेनियाजी से कहा। मैं जानता हूं, मामू फुरकान ने संजीदगी से कहा। जानते हो तो फिर परेशान क्यों होते हो? परेशान इसलिए हो कि इसकी माँ इसे मेरे सुपुर्द कर गई है। मैं चाहता हूं कि इसे बखैर आफियत इसके घर पहुंचा दूं। अच्छा भाई, लाओ बुलाओ उसे, दादा गफूर ने कहा। मामू फुरकान फौरन उठे अंदर कमरे में आए। नीलम दादा गफूर के पोते पोतियों के साथ बोलने में मसरूफ थी। मामू फुरकान का चेहरा देखते ही वो सहम गई। मामू फुरकान ने उसकी कैफियत महसूस कर ली, लेकिन इसका इजहार न किया। खुश होकर बोले, हाँ भाई, गप्पें शुरू हो गईं। तुम लड़कियों में ये एक अच्छी बात होती है, बहुत जल्द एक दूसरे से घुल मिल जाती हो। आओ नीलम, दादा गफूर को सलाम करो, वो तुम्हें याद कर रही हैं। मुझे मामू? नीलम ने खोए हुए लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। नीलम कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने गहरी नजरों से उसे देखा और खुश होकर बोले, नीलम बेटे आओ, इधर आ जाओ मेरे पास। आदाब दादा। नीलम ने आंखें झुकाए आदाब किया। जीती रहो बेटी। दादा गफूर ने दुआ दी। नीलम सुकर सिमट कर दादा गफूर के पास चौकी पर बैठ गई। दादा गफूर गांव तकिए से टेक लगाए बैठे थे। उन्होंने आगे झुककर नीलम के सर पर हाथ रखा और बोले, कैसी हो बेटी? जी ठीक हूं दादा। दादा गफूर ने अपनी काली वास्कट की जेब में से 100 रुपए का नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, लो बेटे, ये रख लो। अरे दादा, इसकी क्या जरूरत थी? नीलम ने धीरे से कहा। नीलम तकल्लुफ ना करो, फौरन नोट पकड़ लो। तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि तुम्हें मुंह दिखाई के 100 रुपए मिल रहे हैं। जरा अपनी मुमानी रिहाना से पूछना, वो आज तक रोती है कि उसे दादा गफूर ने पहली मर्तबा देखा था तो 5 रुपए टिकाए थे। मामू फुरकान ने हंसकर कहा। दादा गफूर मुस्कुरा दिया मगर बोले कुछ नहीं। फिर उन्होंने तकिए के नीचे से तस्बीह निकाली और वो अंदर से किसी को आवाज देने ही वाले थे कि मामू फुरकान बोले, दादा पानी लाऊं क्या? हाँ, 1 गिलास पानी चाहिए, दादा गफूर ने कहा। मामू फुरकान पानी लेने अंदर चले गए। जब पानी लेकर आए तो दादा तस्बीह पढ़ने में मशगूल हो गए। उन्होंने हाथ के इशारे से पानी अपने नजदीक रखने को कहा। मामू फुरकान ने गिलास चौकी पर रख दिया। तस्बीह मुकम्मल करने के बाद दादा गफूर ने गिलास उठाकर फूंके मारी और नीलम की तरफ बढ़ाते हुए बोले, लो नीलम, ये पानी पी लो। पानी के गिलास को नीलम ने गौर से देखा। गिलास हाथ में लेते हुए जरा झिझकी। दादा, मुझे प्यास नहीं। कोई बात नहीं बेटा, जितना पी सकती हो पी लो। नीलम, ये पानी फौरन पी लो, तुम्हारे सर में हर वक्त दर्द रहता है ना, ठीक हो जाएगा, मामू फुरकान ने कहा। अच्छा मामू। नीलम ने दादा गफूर के हाथ से गिलास ले लिया। गिलास को अपनी आंखों के सामने रखकर उसे घूरने लगी। पानी में कुछ पड़ा हुआ है क्या नीलम? दादा गफूर ने पूछा। यही देख रही हूँ। नीलम ने गिलास को बदस्तूर घूरते हुए कहा। लाओ मुझे दिखाओ, मैं देखूं। मामू फुरकान ने हाथ बढ़ाया। नीलम ने गिलास मामू फुरकान के हाथ में दे दिया। उन्होंने जरा ऊपर रोशनी में करके देखा। पानी बिल्कुल साफ था, उसमें कोई तिनका वगैरह भी ना था। नीलम, पानी बिल्कुल साफ है, पी लो। मामू फुरकान ने गिलास नीलम की तरफ बढ़ाया। नीलम ने गिलास फिर अपने हाथ में ले लिया और उसे अपनी आंखों के सामने करके बगौर देखने लगी। बेटे वहम ना करो, पानी पी लो, इस मर्तबा दादा गफूर बोले। लेकिन नीलम ने पानी ना पिया, वो बदस्तूर उसे घूरती रही। मामू फुरकान ने दादा गफूर की आंखों में देखा। दादा गफूर की आंखों में तशवीश थी।
नीलम पानी पी लो, जल्दी करो। मामू फुरकान ने तहकमाना लहजा इख्तियार किया। इसे तो खुद क्यों नहीं पी लेता, मुझे बेवकूफ़ समझता है। अचानक नीलम का लबो लहजा बदल गया। उसने मर्दाना आवाज में कहा और उस पानी को मामू फुरकान के मुंह पर फेंक दिया। पूरे गिलास का पानी मामू फुरकान के चेहरे और लिबास पर पड़ा तो वो हड़बड़ाकर खड़े हो गए। मामू फुरकान की घबराहट से नीलम बड़ी महजूज हुई और उसने एक जोरदार कहकहा लगाया और मजाक उड़ाते हुए बोली, बस फुरकान, एक गिलास पानी से डर गए, अब हम जा रहे हैं। नीलम जो हवन्नक बन गई थी अपनी असली हालत पर आ गई। अब ना आंखें फटी रही और ना रंग लाल अंगारा रहा, ना मर्दाना आवाज रही। उसे होश आया तो सबसे पहले उसने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया जो शाने से ढलक चुका था। दुपट्टा दुरुस्त करके उसने मामू फुरकान की तरफ देखा। उसे वो भीगे हुए नजर आए। नीलम ने हैरत से उन्हें देखा और नकाहत भरे लहजे में पूछा, ये क्या हुआ मामू? बेटी, तुम्हें नहीं मालूम? मामू फुरकान ने हंसकर दादा गफूर की तरफ देखा। वो कुछ पढ़ने में मसरूफ थे। मुझे मालूम होता तो आपसे क्यों पूछती? नीलम ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। सर क्यों पकड़ रही हो? मामू फुरकान ने पूछा। मामू, मेरे सर में टीसें उठ रही हैं, नीलम ने आंखें बंद करते हुए कहा। तभी दादा गफूर ने मामू फुरकान को इशारा किया कि वो गिलास में और पानी ले आए। मामू फुरकान ने शीशे का खाली गिलास उठाया और अंदर से दोबारा पानी ले आए। दादा गफूर ने उस पर कुछ पढ़कर फूंका और गिलास नीलम की तरफ बढ़ा दिया। लो बेटा, पानी पी लो, तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। नीलम ने फौरन गिलास अपने हाथ में ले लिया और जल्दी से पानी पी गई। पानी पीकर उसे कुछ सुकून महसूस हुआ। चेहरे पर जो मुर्दनी फैल गई थी वो कम हुई। जरा बशाशत आई। फिर वो उठते हुए बोली, दादाजी, मैं अंदर जाऊं? हाँ ठीक है बेटा, तुम अंदर जाओ। दादा गफूर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। नीलम ने बड़ी फर्मा बरदारी से जरा आगे होकर उनके सामने अपना सर झुका दिया। दादा गफूर ने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। बेटा, फिक्र न करना, तुम्हें बहुत जल्द इस मूजी से निजात मिल जाएगी। किस मूजी से दादा? नीलम ने हैरान होकर पूछा। उस मूजी से बेटा जो खुद को सैयदपुर का बताता है। उसका नाम अभी नहीं मालूम, वो भी कर लेंगे। बहरहाल तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हम बहुत हैं उसे समझने के लिए। दादा गफूर ने बड़े यकीन से कहा। अच्छा दादा, शुक्रिया। नीलम कुछ समझी कुछ ना समझी। बहरहाल वो मदद करने को कह रहे थे, लिहाजा उनका शुक्रिया अदा करना जरूरी था, सो उसने कर दिया। फिर वो दादा गफूर को खुदा हाफिज कहकर उस कमरे में चली गई जहां खवातीन बैठी थी। फुरकान, इस लड़की के लिए कुछ करो, उसने इस पर खासा कब्जा जमा लिया है। दादा गफूर ने नीलम के जाने के बाद कहा। आप बताएं क्या करूं? मामू फुरकान खुद परेशान थे। एक रात कब्रिस्तान में गुजार लोगे? दादा गफूर ने पूछा। गुजार लूंगा, मामू फुरकान ने इस तरह कहा जैसी उनके लिए मामूली बात हो। डरोगे तो नहीं? दादा गफूर हंसे। दादा गफूर, मैं बच्चा थोड़ी हूं, मामू फुरकान ने संजीदगी से कहा। जानता हूं, दादा गफूर ने हंसकर कहा। भाई, कब्रिस्तान ऐसी जगह है जहां अच्छे अच्छों का पित्ता पानी हो जाता है। तुमने तो वहां पूरी रात गुजारना है। मैं ये काम खुद करता, लेकिन बुढ़ापे ने अब इस काबिल नहीं रखा कि इतना लंबा अमल कर सकूं। दादा गफूर, आप फिक्र न करें, मामू फुरकान ने कहा। मैं भी अगरचे जवान नहीं, लेकिन एक रात जरूर गुजार लूंगा कब्रिस्तान में। फिर दादा गफूर ने मामू फुरकान को बताया कि कब्रिस्तान में बैठकर क्या पढ़ना है, किस तरह अमल करना है, वहां किस किस्म की सूरत हाल पेश आ सकती है, ऐसी सूरतों में क्या करना होगा। मामू फुरकान ने तमाम बातों को अच्छी तरह समझ लिया। जो चीजें वहां पढ़नी थी उन्हें कागज पर नोट कर लिया। इसके बाद दादा गफूर से इजाजत लेकर उनके कमरे से निकल आए। दादा गफूर अपने कमरे से मुश्किल से निकलते थे। घर में कोई भी आ जाता, वो उनसे मिलने उनके कमरे में जाता, फिर वो उसे अपने कमरे से ही रुखसत कर देते। लेकिन उस दिन जाने क्या हुआ कि नीलम जब घर से जाने लगी तो दादा गफूर उसे सीढ़ियों तक छोड़ने आए और बार बार परेशान ना होने की तलकीन करते रहे। नीलम, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि दादा गफूर तुम्हें घर के बाहर तक छोड़ने आए, मामू फुरकान ने सीढ़ियां उतरते हुए कहा। वाकई ये बात तो है, दादा गफूर भला कहाँ अपने कमरे से निकलते हैं, चाहे कोई आए कोई जाए। रेहाना मुमानी ने तायीद की। नीचे उतरकर सड़क पर आए तो फौरन ही एक टैक्सी मिल गई। मामू फुरकान ने पहले अपने घर वालों को अजीजाबाद छोड़ा, फिर उसी टैक्सी में नीलम को उसके घर गुलशन पहुंचाया। जब वो गुलशन पहुंची तो मगरिब का वक्त हो रहा था। गेट साबरा ने खोला। सामने मामू फुरकान और नीलम को पाया तो वो कुछ हैरान हुई। उनके ख्याल के मुताबिक वाजदा और फयाज लाहौर जा चुके थे और उनके साथ नीलम भी चली गई थी। नीलम को मामू फुरकान के साथ घर के दरवाजे पर देखा तो हैरान होना लाजमी अमर था। नीलम को देखकर वो दरवाजे पर रुकी नहीं, उसने मामू फुरकान को जल्दी से सलाम किया और तेजी से अंदर चली गई। मामू फुरकान साबरा के ताक़ुब में उसके कमरे तक पहुंच गई। नीलम अपने कमरे में चली गई। मामू फुरकान को अपने कमरे में देखकर वो कुछ ना बोली, खामोश रही। साबरा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मामू फुरकान ने पूछा। मामू, मैं ठीक हूँ, साबरा ने संजीदगी से कहा।
आप ये बताएं कि नीलम लाहौर क्यों नहीं गई? गई थी। मामू फुरकान ने साबरा को गौर से देखते हुए कहा। गई थी तो फिर वापस क्यों आ गई? उसे अपनी सास याद आ रही थी, इसलिए एयरपोर्ट से वापस आ गई। मामू फुरकान ने यह बात कुछ इस तरह कही कि ना चाहते हुए भी साबरा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मामू सच बताए ना? साबरा ने अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाने की कोशिश में अपना मुंह बिगाड़ लिया। अच्छा, जरा मैं मगरिब की नमाज पढ़ लूं, फिर आकर सच सच बताता हूं। तुम जब तक अपने अंदर हौसला पैदा कर लो, ये कहकर मामू कमरे से निकल गए। करीबी मस्जिद में मामू फुरकान ने नमाज पढ़ी। घर वापस आए तो बाबर और अकबर भी शोरूम से वापस आ चुके थे। राशिदा नीलम के कमरे में बैठी उससे महवे गुफ्तगू थी। उसे नीलम के लाहौर ना जाने की बड़ी खुशी थी। वो उससे मामू फुरकान और दादा गफूर के घरों का अहवाल सुन रही थी। अकबर बाथरूम में मुंह धोने में मसरूफ था। बाबर कपड़े तब्दील करके एक कुर्सी पर बैठा चाय का मुंतजिर था। साबरा अपने कमरे में थी और अभी मुसल्ले से उठी थी। मामू फुरकान ने सबसे पहले बाबर अली से अलैक सलैक की। दादा गफूर के घर जो बीती थी वो सुनाई। फिर वो उठकर साबरा के पास चले गए। साबरा के कमरे में राशिदा भी मौजूद थी। वो चाय के खाली कप उठाने आई थी। मामू फुरकान बाबर अली के साथ चाय पी चुके थे। राशिदा कमरे से बाहर चली गई तो मामू फुरकान ने दादा गफूर के घर की सारी रुदात बयान की। उसे ये बताया कि वहां क्या हुआ, दादा गफूर ने नीलम को घर जाने से क्यों रोका। मामू फुरकान ने साबरा को यह भी बताया कि फयाज और वाजदा रात को उनके घर रहे और दूसरे दिन दोपहर की फ्लाइट से लाहौर गए। साबरा बड़े सुकून से मामू फुरकान की जुबानी तमाम कहानी सुनती रही। मामू फुरकान ने सारी दास्तान सुनाकर साबरा से कहा, नीलम के वालिदैन तो खैर वापस लाहौर चले ही गए, अब शायद वो कभी वापस ना आए। तो ना आए, जाएं भाड़ में, मैं कौन सी उनके लिए मरी जा रही हूँ। साबरा को एकदम गुस्सा आ गया। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम उनके लिए मरी नहीं, कोयटा जाओगी। मामू फुरकान ने उसके गुस्से की तरफ कोई तवज्जो ना दी, बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की। ओहो मामू, साबरा ने जिद होकर कहा, आप तो हद करती हैं। मेरी बात दरअसल अधूरी रह गई। मैं ये अर्ज कर रहा था कि फयाज और वाजदा तो अब चले ही गई हैं। उन दोनों की सूरतें तुम्हें अब नजर नहीं आएंगी। अब एक सूरत घर में रह गई है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम नीलम को मुआफ कर दो? उसे क्या कह सकती हूँ? साबरा ने बड़ी बेताल्लुकी से कहा। उससे मोहब्बत नहीं कर सकती तो नफरत भी ना करो। वो बहुत मासूम और सीधी सादी सी लड़की है, पहले ही अजाब में मुब्तला है। अगर इस घर से उसे नफरत मिली तो वो कहीं की ना रहेगी, पागल हो जाएगी। अरे मामू, वो कोई अजाब वजाब में मुब्तला नहीं है, ये सब ढोंग रचा रखा है उसने। तुम्हारा ख्याल है कि उस पर जिन का साया नहीं है, वो ड्रामा कर रही है। मामू फुरकान ने हैरत से कहा, मैं तो यही समझती हूँ। साबरा ने मुंह टेढ़ा करके कहा, साबरा तुम बहुत बेवकूफ हो, तुम कुछ नहीं समझती। तुम्हें उस वक्त समझ आएगी जब वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका होगा। मामू फुरकान ने किसी कदर गुस्से से कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। फिर मामू फुरकान ने साबरा के जवाब का इंतजार भी ना किया, तेजी से कमरे से निकल गए। कोई और वक्त होता तो साबरा मामू फुरकान को इस तरह नाराज होकर कमरे से कभी ना जाने देती, उन्हें रोक लेती, लेकिन उस वक्त उसे नीलम की तरफदारी बिल्कुल पसंद न आई। मामू फुरकान की नीलम की तारीफ और हमायत में कलमात सुनकर उसका ज़हन सुलग उठा। दाहन तल्ख हो गया, एसाब में ईंधन पैदा हो गई, इसलिए उसने मामू फुरकान को जाने दिया। वो कुछ देर बेड पर बैठी रही, फिर वो तकिए का सहारा लेकर नीम दराज हो गई। उसके कमरे का दरवाजा और खिड़कियां भी बंद थीं और उन पर पर्दे पड़े हुए थे। आज सर्दी खांसी थी। शाम होते ही हवाओं का मजीद इजाफा हो गया। साबरा ने अपना नरम मुलायम कंबल अपने गिर्द अच्छी तरह लपेट रखा था। उसकी नजरें छत को घूर रही थीं और उसका दिमाग नीलम में उलझा हुआ था। और उसने बैठे बैठाए घर में एक अजाब पा लिया था। आखिर क्या जरूरत थी इतनी दूर शादी करने की? कराची में लड़कियों की क्या कमी थी? दूर के ढोल हमेशा सुहाने होते हैं। यहाँ की लड़की होती तो देखी वाली होती, किसी तरह का फरेब तो न खाती। अचानक हवा का एक तेज झोंका उसके चेहरे पर थप्पड़ की तरह पड़ा। उसके सरहाने वाली खिड़की का एक पट खुल गया। इतनी तेज हवा आ रही थी कि उस पर पड़ा हुआ पर्दा उड़ रहा था। ये खिड़की बाहर बाग की तरफ खुलती थी। साबरा कान सुन करने वाली हवा से बचने के लिए तेजी से उठी। उसने जल्दी से खिड़की का पट बंद किया और उसे बोल्ट कर दिया। खिड़की बंद करके उसने हीटर ऑन कर दिया। वो हीटर का इस्तेमाल कभी कभी करती थी, लेकिन इस वक्त इस तरह सर्दी महसूस हुई थी कि वो हीटर ऑन करने पर मजबूर हो गई। चंद सेकंडों में ही हीटर शोलों की तरह चमकने लगा। साबरा ने अपने दोनों हाथ उसके सामने कर दिए। कुछ देर वो इसी तरह खड़ी रही। हाथों को गर्मी महसूस हुई थी, लेकिन जिस्म में सर्दी तीर की तरह घुस रही थी। वह फौरन बेड पर आ गई। उसने जल्दी से कंबल अपने गिर्द लपेट लिया। अभी वो अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट ना पाई थी कि बर्फ जमा देने वाला एक तेज झोंका उसके सर को लगा। खिड़की का पट फिर खुल गया और उससे इतनी तेज हवा अंदर आ रही थी कि पर्दा भी खासा उछला था।
साबरा को बड़ी हैरत हुई। खिड़की को उसने अच्छी तरह बंद करके बोल्ट किया था, लेकिन वह इस तरह खुल गई थी जैसे बोल्ट ही ना थी। साबरा ने जल्दी से उठकर फिर खिड़की अच्छी तरह बंद की और चिटखनी चढ़ा दी, लेकिन अभी खिड़की बंद करके बैठने भी ना पाई थी कि खिड़की फिर खुल गई और उसमें से यख बस्ता हवाएं अंदर आने लगी। अब कुछ साबरा को खौफ महसूस हुआ। ये क्या हो रहा था? खिड़की चिटखनी चढ़ाए जाने के बावजूद क्यों कर खुल रही थी? उसकी तबीयत पहले ही ठीक न थी, उसका दिमाग माऊफ होने लगा। अब साबरा ने खिड़की बंद न की, वो कंबल ओढ़कर लेट गई। उसने कंबल में अपना मुंह भी छुपा लिया। खिड़की से हवा इतनी तेजी से आ रही थी कि साबरा को कंबल के ऊपर अपने सर पर लगती हुई महसूस हो रही थी। उसके जिस्म में कपकपाहट दौड़ने लगी। उस काले बिल्ले ने, जो खिड़की के नीचे बैठा था, खिड़की पर से छलांग लगाई और जालीदार ग्रिल के एक छोटे से सुराख से निकलकर फर्श पर छलांग लगाई और बेड के नीचे चला गया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। खिड़की अपने आप एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गई। खिड़की के अचानक बंद होने की वजह से साबरा का दिल लरज उठा। उसने हिम्मत करके कंबल से अपना मुंह निकाला और खिड़की की तरफ देखा। अब खिड़की इस तरह बंद थी जैसे कभी खुली ही ना हो। साबरा ने उठकर उसे एक मर्तबा फिर बोल्ट करना चाहा, लेकिन वो ये देखकर हैरत ज़दा रह गई कि खिड़की की चिटखनी चढ़ी हुई थी। अब उसे अपनी सही दिमागी पर शक होने लगा। खिड़की का चिटखनी बंद होने के बावजूद बार बार खुलना और फिर खुली खिड़की का बंद हो जाना और चिटखनी बंद हो जाना, उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो, कोई भयानक ख्वाब। वो अपने दिमाग को झटक कर फिर कंबल ओढ़ कर लेट गई। लेटे लेटे अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके बराबर कोई लेटा है। साबरा ने फौरन अपने चेहरे से कंबल हटाया और मुड़कर पीछे देखा। कोई ना था। उसे इस अहमकाना ख्याल पर नदामत हुई। वो फिर आराम से लेट गई। इस मर्तबा उसने अपना कंबल मुंह से न ढका, कंबल सिर्फ गर्दन तक ले लिया। फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके बराबर कोई लेटा है। अब इस एहसास में ये इजाफा हुआ कि बराबर लेटने वाला कोई कफन पोश है, जैसे कफन पोश लाश। वो फौरन उठकर बैठ गई। उसने बेड पर चारों तरफ देखा, उसे कुछ नजर न आया। फिर उसने कमरे के चारों कोनों पर नजर डाली। कमरे में कोई तब्दीली न थी। वो अपने वहम पर अंदर ही अंदर मुस्कुराई। उसने लाहौल पड़ी और फिर कंबल ओढ़ लिया। कंबल ओढ़कर लेटते ही वो एहसास फिर जाग उठा, जैसे कोई कफन ओढ़े उसके बराबर लेटा हो। अब उसे खड़ खड़ की आवाज भी सुनाई दी, जैसे किसी ने करवट ली हो। ये खड़खड़ाहट बिल्कुल कोरे लट्ठे जैसी थी। उसके बराबर जो कोई भी था वो कफन पोश जरूर था, लेकिन मुर्दा ना था। इस एहसास ने उसके जिस्म पर लर्जा तारी कर दिया, लेकिन उससे उठा ना गया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो कफन पोश शख्स उसके ऊपर सवार हो गया हो, उसका गला दबा रहा हो। साबरा ने चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज घुट कर रह गई। वो ऐसी सख्त सर्दी में पसीने पसीने हो गई। दिल बड़े जोर जोर से धक धक कर रहा था, जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। ये एहसास कि कोई कफन पोश शख्स उसके ऊपर सवार होकर गला दबा रहा है बस चंद लम्हों रहा, लेकिन ये चंद लम्हे उस पर क़यामत बनकर टूटे। वो एक हौलनाक तजुर्बे से गुजर रही थी। उसकी सारी बहादुरी झाग की तरह बैठ गई। वो कंबल फेंक कर उठ खड़ी हुई और तेजी से दरवाजा खोलकर कमरे से निकल गई। इस तेजी में वो अपने चप्पल पहनना भी भूल गई। कमरे से बाहर निकली तो उसे राशिदा मिल गई। राशिदा ने अपनी माँ के होश उड़े हुए देखे तो उसके अपने होश उड़ गए। वो घबरा कर बोली, अम्मी अम्मी क्या हुआ? तेरे अब्बू कहाँ हैं? साबरा ने लंबे लंबे सांस लेकर कहा, टीवी लाउंज में है। राशिदा ने बताया। फिर उसकी नज़र माँ के पैरों पर पड़ी तो ये देखकर हैरान रह गई कि साबरा के पैर में चप्पल ना थी। साबरा उन औरतों में से थी जो फर्श पर नंगे पांव रखना किसी गुनाह से कम नहीं समझती। अम्मी आपके चप्पल कहाँ हैं? राशिदा ने पूछा। वो कमरे में है, मैं ज़रा तेरे अब्बू से बात कर लूँ, साबरा ने बताया। मैं आपके चप्पल ले आऊँ? राशिदा ने पूछा। ना ना, तुम मेरे कमरे में ना जाना। साबरा ये कहती हुई लाउंज की तरफ चली गई। राशिदा की समझ में कुछ ना आया कि साबरा पर ऐसी क्या उफ्ताद पड़ी कि वो चप्पल पहने बगैर कमरे से निकल आई और अब उसे भी कमरे में जाने से मना कर गई। राशिदा को वैसे ही खासा डर लगता था और जब से शादी हुई थी तब से तो डराने वाले वाकयात का एक लामुतनाही सिलसिला चल निकला था। वो ख्वाहिश के बावजूद कमरे में ना गई। उसने नीलम के कमरे का रुख किया। साबरा लाउंज में पहुंची तो बाबर को इत्मीनान से सोफे पर लेटे टीवी देखते हुए पाया। साबरा ने बढ़कर टीवी बंद कर दिया। बाबर अली को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आ गया। टीवी बंद करने से पहले उसे इखलाकन उससे पूछना चाहिए था, साबरा ये क्या बेहूदगी? बाबर ने गुस्से से कहा, मगर वो अपनी बात पूरी न कर पाया। साबरा जब टेलीविजन बंद करके उसकी तरफ पलटी तो बाबर अपना गुस्सा भूल गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। साबरा तुम्हें क्या हुआ? बाबर अली ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। साबरा खामोशी से उसके बराबर बैठ गई। बाबर अली को महसूस हुआ कि उसके जिस्म में लर्जिश है। साबरा तुम कांप रही हो, बाबर ने घबरा कर कहा।
बाबर, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। क्या मामू फुरकान चले गए? साबरा ने पूछा। हाँ, वो तो चले गए। अकबर उन्हें छोड़ने गया था, बाबर अली ने कहा। लेकिन तुम परेशान क्यों हो? तब साबरा ने कमरे में उसके साथ जो गुजरी थी एक एक बात तफसील से बता दी। बाबर अली ने सारी दास्तान सुनकर एक जोरदार कहका लगाया और बोला, ये सब तुम कह रही हो? तुम तो ऐसी बातों की कायल ही नहीं। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, वहम हुआ है। खैर, बाबर अली उसकी तसल्ली के लिए उसके साथ कमरे में गया। जो कुछ साबरा ने बताया था उसे सुनकर वो खुद भी खौफजदा हो गया था, लेकिन बीवी के सामने बहादुरी का खोल चढ़ाए वो दरवाजा खोलकर डरते डरते कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में कुछ ना था, हर चीज मामूल के मुताबिक थी। साबरा ने कमरे में आकर अपने चप्पल पहने, कमरे में इधर उधर गौर से देखा। फिर उसने पर्दा हटाकर खिड़की को देखा। वो जूं की तूं बंद थी और चिटकनी भी चढ़ी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वो खिड़की कभी खुली ही ना हो। फिर अकबर के आने पर उसने सारी रुदात सुनाई। सारी कहानी सुनकर उसने भी वही बात कही। अरे अम्मी, आपको वहम हुआ होगा। साबरा ने घर के जिस फर्द से भी इस बात का जिक्र किया, उसने जवाब में यही कहा, आपको वहम हुआ है। जैसे जैसे घर के अफराद आपको वहम हुआ है कहते जाते, वैसे वैसे साबरा को यकीन हो जाता कि कमरे में उसने जो कुछ देखा और महसूस किया उसमें बड़ी सदाकत थी। बंद खिड़की का खुलना और खुली खिड़की का खुद ब खुद बंद हो जाना, फिर उस कफन पोश एवले का सीने पर चढ़ बैठना और गला घोंटना, वो कोरे लट्ठे की खड़खड़ाहट, ये सब वहम था। उसका जी चाहा कि मामू फुरकान को फोन करके ये सब बताए, मगर मामू फुरकान तो उसके कमरे से गुस्सा होकर गए थे। उनके जाने के बाद ही तो ये सब अजाब नाजिल हुआ। वो बावजूद ख्वाहिश के उन्हें फोन न कर सकी। अकबर मामू फुरकान को घर छोड़कर वापसी में एक मूवी ले आया। खाना खाकर सब लोग लाउंज में जमा हो गए। अकबर उस मूवी को लगाने की तैयारी कर रहा था। साबरा ने कोई घंटा भर तो उस फिल्म को देखा। उसकी तबीयत ठीक ना थी। उसे थकन होने पर सोने के लिए उठ गई। उठते हुए उसने चाहा कि नीलम या राशिदा उसके साथ आ जाए। वो दोनों फिल्म में इस तरह मगन थी कि साबरा को उन्हें उठाने की हिम्मत ना हुई। जब से मामू फुरकान ने मना किया था कि अकबर नीलम के पास ना जाए, तब से वो नीलम को अपने पास सुलाने लगी थी। राशिदा का जी चाहता था कि वो भी उन दोनों के दरमियान घुसकर लेट जाती। बेड चौड़ा था, वो तीनों बासानी बेड पर आ जाती। साबरा जब उठने लगी तो बाबर ने कहा, सोने जा रही हो? हाँ, तबीयत बोझल हो रही है, साबरा ने नकाहत से कहा। ठीक है, तुम आराम करो, वो रात वाला कैप्सूल खा लेना और नींद की गोली भी ले लेना। अच्छा, ये कहकर साबरा टीवी लाउंज से निकल आई। साबरा ने किचन से एक गिलास पानी का भरा और अपने कमरे में आ गई। उसने गिलास साइड टेबल पर रखा, फिर उसकी दराज से अपनी दवाएं यानी कैप्सूल और नींद की गोली खाई। दराज बंद करके उसने सोचा लाइट बंद कर दे और सो जाए। लाइट बंद करने के लिए उठी, एकदम उसके जहन में कोरे लट्ठे की खड़खड़ाहट आ गई। लाइट बंद करने का इरादा मुलतवी कर दिया। बेड पर लेटकर उसने कंबल अच्छी तरह ओढ़ा और उसे जो कुछ याद था पढ़ने लगी। पढ़ने के बाद उसने अपने सीने पर फूंक मारी और कंबल में मुंह ढक लिया। वो बुरी तरह थकी हुई थी। फिर नींद की गोली ने अपना असर दिखाया। वो चंद मिनटों में ही गहरी नींद सो गई। वो काला बिल्ला पूरे इत्मीनान से पैर फैलाए लेटा हुआ था और अपनी दुम को बार बार कालीन पर मार रहा था। साबरा जाने कितनी देर सोई होगी। अचानक उसकी आंख खुली। उसका गला खुश्क हो रहा था, शिद्दत की प्यास लगी थी। उसने अपने चेहरे से कंबल हटाया और गिलास के लिए हाथ बढ़ाया। कंबल हटाते ही उसे कुछ नजर न आया। कमरे में अंधेरा था, शायद लाइट चली गई थी। फिर उसने गौर किया तो टीवी लाउंज से मुकालमों की आवाज आ रही थी, फिल्म चल रही थी। इसका मतलब है कि लाइट गई नहीं, शायद बाबर कमरे में आया हो, ये देखने के लिए कि वो सोई के नहीं। और क्योंकि साबरा कमरे की लाइट बुझाकर सोने की आदी थी, इसलिए वो लाइट बंद करके चला गया होगा। साबरा ने दरवाजा खुला छोड़ा था, लेकिन अब दरवाजा भी बंद था। जाते हुए वो दरवाजा भी बंद करके चला गया होगा ताकि फिल्म की आवाजों से उसकी नींद खराब ना हो। ये सोचकर उसे कुछ इत्मीनान सा हुआ। उसने अंधेरे में अंदाजे से साइड टेबल की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां गिलास से टकराईं। उसने फौरन गिलास उठा लिया और थोड़ा सा सर ऊंचा करके गट गट करके पानी पी लिया। अभी उसने पानी के 2 घूंट ही लिए होंगे कि उसकी हालत अजीब हो गई। गिलास में पानी ना था, कोई भारी चीज थी। उसका जायका भी नमकीन सा था और उसमें से अजीब सी बू आ रही थी। साबरा तड़प कर उठी। गिलास हाथ में लिए लिए वो स्विच बोर्ड की तरफ आई। उसने जल्दी से लाइट ऑन की। कमरा रोशन हुआ तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। गिलास में पानी ना था, गिलास में खून था। गाढ़े गाढ़े खून से आधा गिलास भरा हुआ था। 2 घूंट वो पी चुकी थी। इस एहसास के आते उसने पानी की जगह खून पिया है, उसे उबकाई शुरू हो गई। वो गिलास मेज पर रखकर बाथरूम की तरफ भागी। उसे एक बड़ी कह हुई। उसके मुंह से खून फवारे की तरह निकला।
उससे इतना खून देखा ना गया, वो वहीं चकरा कर गिर गई। काला बिल्ला बदस्तूर बेड के नीचे घुसा आराम से लेटा था और जोर जोर से अपनी दुम को कालीन पर मार रहा था। फिल्म खत्म होने के बाद जब राशिदा और नीलम कमरे में सोने के लिए आई तो उन्होंने बेड खाली देखा, अलबत्ता बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। अम्मी, राशिदा ने आवाज लगाई और वो बाथरूम की तरफ बढ़ी। जब वो दरवाजे पर पहुंची तो उसके मुंह से घुटी घुटी चीख निकल गई। हाय अम्मी, ये कहकर राशिदा दौड़ी। साबरा बाथरूम के फर्श पर बेसुध पड़ी थी। नीलम, जल्दी से अब्बू को बुला कर लाओ, राशिदा ने नीलम से कहा। नीलम फौरन तेजी से कमरे से निकल गई। राशिदा ने फर्श पर बैठकर साबरा के जिस्म को हिलाया जुलाया। साबरा के जिस्म में कोई हरकत न हुई, उसकी आंखें बंद थीं। चंद लम्हों में बाबर और अकबर भी कमरे में आ गए। दोनों ने मिलकर साबरा को बाथरूम के फर्श से उठाया और बेड पर डाला। फिर बाबर ने उसे जोर जोर से हिलाकर आवाजें दी, साबरा साबरा, अम्मी अम्मी। उधर राशिदा भी तड़प तड़प कर आवाजें दे रही थी। कुछ देर बाद उसके जिस्म में हरकत हुई और उसने आंखें खोल दी। आंखें खोलकर देखा तो अपनों को अपने गिर्द पाया। वो सब परेशान चेहरे लिए उसे तक रहे थे। क्या हुआ साबरा? बाबर ने तशवीश से पूछा। अम्मी, आप बाथरूम में बेहोश पड़ी थी, राशिदा ने बताया। बाथरूम का नाम सुनकर साबरा को खून की क्या याद आई। ये याद आया कि उसने पानी की जगह खून पी लिया था। ये ख्याल आते ही उसका जी फिर मतलाने लगा। उसने उठकर बैठने की कोशिश की। नहीं, लेटी रहो। बाबर अली ने उसे लेटे रहने की तलकीन की। अम्मी, आपको क्या हो गया था? चक्कर आ गए थे क्या? अकबर ने पूछा। मैं दवा खाकर आराम से सो गई थी, फिर जाने कितनी देर बाद मेरी अचानक आंख खुली। मुझे सख्त प्यास लगी थी। कमरे में अंधेरा था, हालांकि मैंने लाइट खुली छोड़ दी थी। फिर मैंने अंधेरे में गिलास टटोला और उसे उठाकर पानी पी लिया। पानी के अभी मैंने 2 घूंटी पिए थे कि मुझे अजीब सा जायका महसूस हुआ। मैंने जल्दी से उठकर लाइट जलाई। गिलास में पानी ना था, खून था। मेरा जी मतलाया। मैं बाथरूम में भागी। वहां मेरे मुंह से खून इस तरह निकला जैसे किसी फवारे से निकलता है। खून देखकर फिर मुझे होश ना रहा। साबरा पर जो गुजरी थी वो आहिस्ता आहिस्ता कह सुनाई। बाबर ने फौरन गिलास की तरफ देखा जो साइड टेबल पर रखा हुआ था। उसमें खून नाम की कोई चीज ना थी, साफ शफाफ पानी था। फिर वो बगैर कुछ कहे बाथरूम में गया। उसने वॉश बेसिन और उसके आसपास बगौर देखा। फर्श का मुआयना भी किया, वहां भी उसे एक कतरा खून का नजर न आया। तब वो इत्मीनान से वापस आया और बोला, साबरा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ना तो गिलास में खून है और ना ही बाथरूम में खून का कोई कतरा मौजूद है। साबरा ने फौरन पलटकर गिलास की तरफ देखा। वाकई उसमें खून ना था। उसमें आधा गिलास पानी भरा हुआ था। फिर उठकर बाथरूम गई, वहां भी कुछ ना था। उसने अपने कपड़ों को भी बगौर देखा, मगर कहीं खून का एक छींटा भी नजर न आया। वो ज़हनी अजियत का शिकार हो गई। बेड पर सर पकड़कर बैठ गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? साबरा ने गोया खुद कलामी की। वो सब मेरी आंखों ने देखा था। साबरा, तुमने जरूर कोई भयानक ख्वाब देखा है। बाबर ने राय जाहिर की। नहीं, वो ख्वाब नहीं था, साबरा ने दो टोक अंदाज में कहा। फिर तुम वहम का शिकार हुई हो, बाबर अली ने कहा। ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? वह इस बात का क्या जवाब देती? उसके पास कोई जवाब ना था, बस सवाल ही सवाल थे। बाबर और अकबर के जाने के बाद राशिदा और नीलम अपने अपने कमलों में सुकड़ सिमट कर लेट गईं। साबरा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो आंखें खोले छत को घूर रही थी। कमरे की लाइट रोशन थी। सामने दीवार गिर घड़ी में 2 बज रहे थे। नीलम और राशिदा कमलों में मुंह छुपाए सो रही थीं। पानी की जगह खून पीने का एहसास उसके जहन से मिटाए नहीं मिट रहा था। उसके एहसाब पर शदीद इज़्तिराबी कैफियत तारी थी। वो बार बार करवटें ले रही थी और अपने दिल को मुख्तलिफ तावीलें देकर समझा रही थी, लेकिन उसका दिल उस खून को वहम का करिश्मा मानने को तैयार ना था। खून का वो जायका तक उसकी जुबान पर था। सोचते सोचते उस पर गनूदगी सी तारी हो गई। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने कमरे की लाइट बुझा दी हो। कमरे में गहरी तारीकी फैल गई। उसे यूं लगा जैसे वो किसी गहरी कब्र में है, तन्हा है, आसपास कोई नहीं। वो अपने हाथों से दाएं बाएं टटोल कर देखती है, लेकिन वहां किसी को नहीं पाती। ना उसके बराबर नीलम है और ना राशिदा। अचानक उसके चेहरे के करीब कोई जोर से सांस लेता है और बड़े पुरस्कार अंदाज में कहता है, तुम मर जाओगी। साबरा पर सख्ता सा तारी हो जाता है। उसका जिस्म अकड़ जाता है। वो अपने हाथ पांव हिलाना चाहती है लेकिन हिला नहीं पाती। वो चीखना चिल्लाना चाहती है लेकिन उसके गले में आवाज घुट कर रह जाती है। वो पुरस्कार आवाज मुसलसल उसके कान में आ रही थी। कोई गहरे गहरे सांस लेकर कह रहा था, तुम मर जाओगी, तुम मर जाओगी, तुम मर जाओ की गर्दान अभी जारी थी और साबरा अपने जकड़े हुए जिस्म को हरकत देने की सर तोड़ कोशिश कर रही थी। फिर वो बड़े जोर से चीखी। उसकी घुटी घुटी चीखें सुनकर राशिदा की आंख खुल गई। उसने साबरा को झिंझोर डाला। अम्मी। हाँ, क्या है? साबरा ने एकदम आंखें खोल दी। अम्मी, आप चीख रही थी, कोई भयानक ख्वाब देख रही थी। राशिदा, मुझे जरा पानी दे, साबरा ने अपने गले पर हाथ रखते हुए कहा। वो खुश्क हो रहा था।
राशिदा ने उठकर साबरा को पानी दिया। साबरा ने पानी का पूरा गिलास एक ही सांस में पी लिया। वो पसीने पसीने हो रही थी। कब्र की तारीकी और उसकी आवाज याद करके उसके रोंगटे खड़े हुए जा रहे थे। साबरा फटी फटी नजरों से राशिदा को देख रही थी। शोर की आवाज सुनकर नीलम की भी आंख खुल गई, लेकिन वो खामोश लेटी थी। अम्मी, आप मुझे इस तरह ना देखें, मुझे डर लगने लगेगा, राशिदा ने खौफजदा होकर कहा। साबरा ने उसकी बात पर कोई तवज्जो ना दी। वो उसे फटी फटी नजरों से देखती रही। उसे वो आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। वो आवाज उसे अपने दिमाग के किसी गोशे में सुनाई दे रही थी। वही पुरस्रार आवाज, तुम मर जाओगी। राशिदा, क्या तुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है? राशिदा ने गौर से कोई आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई आवाज सुनाई ना दी। नहीं अम्मी, मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। नीलम, क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है? राशिदा ने पूछा। नहीं तो। अम्मी, क्या अब्बू को बुलाऊं? राशिदा ने पूछा। हाँ, साबरा ने मुख्तसर सा जवाब दिया। उसके कान किसी ना सुनाई देने वाली आवाज पर लगे हुए थे। साबरा को वो आवाज बराबर सुनाई दे रही थी, बल्कि महसूस हो रही थी। उसे कोई तंबीह कर रहा था, तुम मर जाओगी। बाबर राशिदा के बुलावे पर आंखें मलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और बोला, हाँ साबरा, क्या बात है? बाबर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, वो सदा आनी बंद हो गई। अब उसके दिमाग में दूर तक सन्नाटे का राज था। साबरा ने बाबर को ख्वाब में जो देखा था और सुना था उसकी तफसील बताई। इसका मतलब है तुमने एक भयानक ख्वाब देखा? साबरा की सारी बात सुनकर बाबर बोला। नहीं बाबर, वो ख्वाब नहीं था। वो आवाज तो मुझे जागने के बाद भी सुनाई देती रही। वो आवाज तुम्हारे कमरे में दाखिल होते ही बंद हुई है। मैं इसको ख्वाब कैसे समझ लूं, वहम कैसे समझ लूं? साबरा, क्या तुम्हें डर महसूस हो रहा है? बाबर ने पूछा। नहीं, मैं खौफजदा नहीं हूं। फिर आराम से सो जाओ, सुबह होने में ज्यादा देर नहीं। ये कहकर बाबर कमरे से निकल गया। बाबर का यूं कमरे से चला जाना साबरा को अच्छा न लगा। वो अगरचे खौफजदा न थी, लेकिन वो चाह रही थी कि बाबर कुछ देर उसके पास बैठता, उससे उसकी हालत के बारे में सवालात करता। खैर, कोई बात नहीं, उसने सोचा। वो जानती थी कि बाबर को सोते से उठा दिया जाए तो उसका मूड खराब हो जाता है, उसके सर में दर्द हो जाता है। बाबर के जाने के बाद राशिदा और नीलम ने भी अपने अपने कंबल संभाल लिए और ओढ़कर लेट गईं। साबरा उन दोनों के दरमियान बेड की बैक से टेक लगाकर बैठ गई। उस वक्त खासी सर्दी हो रही थी। साबरा ने घड़ी पर नजर की, 4 बज रहे थे। घड़ी से नजर हटाई तो कमरे में अंधेरा फैल गया, एकदम बहुत गहरा अंधेरा हो गया। फिर किसी ने साबरा का हाथ पकड़ा और खींचता हुआ ले चला। साबरा उसके साथ खींची चली जा रही थी। आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तारीकी छाई हुई थी। जाने कितना फासला तय करने के बाद साबरा को जमीन पर धक्का दे दिया गया, फिर उसे जकड़ लिया गया। अब वो करवट के बल बैठी थी और उसे अपनी पुश्त पर आग जली हुई महसूस हो रही थी। साबरा, फिर कोई मुखातिब हुआ। तुम्हें हम पर यकीन नहीं है ना? लेकिन अब तुम्हें हमारे होने का यकीन आ जाएगा। आज के बाद तुम हमारी बेइज्जती नहीं कर सकोगी। उसकी आवाज बंद हुई तो आग की तपिश उसे अपने बिल्कुल करीब महसूस हुई। उसे चर चर की आवाजें आने लगी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके बाल जलाए जा रहे हों। फिर एकदम रोशनी हो गई। वो अपने कमरे में मौजूद थी। अब ना तारीकी थी, ना आग की तपिश, ना कोई उसे जकड़े हुए था। ये ख्वाब ना था। वो अभी तक सोई ना थी, बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसने घड़ी में देखा था और उसके साथ कमरे में अंधेरा फैल गया। इसके बाद कोई उसे घसीटता हुआ ले गया। आग की तपिश, बालों का जलना, वो तंबी। उसके बाद तारीकी छटी तो वो वैसे ही बिस्तर पर बैठी थी। ये सब क्या था? उसने सोचते हुए अपने सर पर हाथ फेरा तो वो थर्रा उठी। नहीं, वो जल्दी से उठकर सिंघार मेज के सामने आई। वहां वो भयानक हकीकत पूरी तरह उस पर आश्कार हुई। पीछे से उसके सारे बाल जल चुके थे। साबरा के बाल बहुत अच्छे थे, घने भी थे और लंबे भी। उसे अपने बाल बहुत अजीज थे। वो इनकी बड़ी हिफाजत करती थी। अब उन्हीं बालों का ऐसा असर हुआ कि वो थर्रा उठी। दिमाग के किसी गोशे में अब भी वो आवाज गूंज रही थी, साबरा, तुम्हें हमारे होने का यकीन नहीं है ना? लेकिन अब तुम्हें हमारे होने का यकीन आ जाएगा। आज के बाद से तुम हमारी बेइज्जती नहीं कर सकोगी। वो खौफनाक बिल्ला बेड के नीचे इत्मीनान से बैठा, अपनी भारी दुम को बार बार कालीन पर मार रहा था। फिर एकदम खड़ा हुआ। उसने खड़े होकर एक भरपूर अंगड़ाई ली और बेड के नीचे से निकल आया। साबरा आईने के सामने खड़ी बार बार अपनी गर्दन मोड़ मोड़ कर झुलसे हुए बालों का मातम कर रही थी। उसके खूबसूरत बालों का न सिर्फ सत्यानाश हो गया था, बल्कि बाल इस तरह झुलसाए गए थे कि उसके सर की पुश्त पर खाल तक दिखाई देने लगी थी। वो अपने जले हुए बालों को देखती जाती और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरते जाते। एक मर्तबा जो उसने अपनी आंसू भरी आंखों को साफ करके आईना देखा तो अपनी पुश्त पर एक इंतहाई भयानक चेहरे को पाया। वो चेहरा उसे 2 फुट बुलंद था। वो अजीब चेहरा था, आधा शेर का था और आधा इंसान का। उसके पूरे जिस्म पर बड़े बड़े बाल थे। उसने अपने दोनों हाथ साबरा की गर्दन की तरफ बढ़ाए और अपना भयानक मुंह खोला।
साबरा बड़े दिल गुर्दे की मालिक थी। पूरे खानदान में नडर मशहूर थी। औरतें उसकी जुर्रत और बहादुरी की मिसालें देती थीं। लेकिन आज वही साबरा खौफ की अलामत बनी हुई थी। उसके एहसाब जवाब दे चुके थे। उसे इस तरह घेरा और सताया गया था कि वो तौबा मांग रही थी। उस भयानक चेहरे को वो मजीद बर्दाश्त न कर सकी। इससे पहले कि वो आधा शेर आधा इंसानों से पकड़ता, वो चीख मारकर बेहोश हो गई। सुबह के सन्नाटे में उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। राशिदा और नीलम घबरा कर उठ बैठी। बाबर और अकबर भी अपने कमरों से आ गए। सारे लोग साबरा को बेहोश और उसके बालों को झुलसा हुआ देखकर परेशान हो गए। साबरा के बेहोश होते ही काला बिल्ला अपनी असली हालत में आ गया और बड़े शाहाना अंदाज से चलता हुआ बेड के नीचे दाखिल हो गया। फिर उसने चारों पैर फैला लिए और बड़ी आसूदगी से अपने अगले दोनों पांव चाटने लगा, जैसे पैरों में शहद लगा हो। साबरा कोई आधे घंटे की कोशिशों से होश में आई, लेकिन उसके होश में आना ना आना बराबर ही था। वो होश में आकर खामोशी से खला में घूरती रही। सुबह होते होते उसकी हालत बहुत खराब हो गई। उस पर हजियानी सी कैफियत तारी थी। वक्फे वक्फे से उसके होंठों से बस एक ही बात निकल रही थी, हाँ मैं तुम्हें मानती हूँ, तुम हो, तुम्हारे होने का इकरार करती हूँ, बस अब मुझे माफ कर दो। घर वालों की समझ में कुछ ना आया कि वो क्या कह रही है, किसके होने का इकरार कर रही है, किससे मुआफी मांग रही है। उन्हें तो यह भी मालूम ना था कि उनके बाल किस तरह झुलस गए। फिर उन्होंने ऐसी दहशतनाक चीख क्या देखकर मारी थी। होश में आने के बाद उसने कुछ ना बताया, बस वो खला में घूरती या फिर किसी के होने का इकरार करती रही। उसकी हजियानी कैफियत को देखकर बाबर और अकबर को उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। जब डॉक्टर मुआयने के लिए आया तो साबरा बेड पर पांव लटकाकर बैठ गई और हंसकर बोली, तुम डॉक्टर हो? जी हाँ मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया। अरे तुम क्या खाक डॉक्टर हो, तुम्हें जिन्नों के बारे में तो कुछ पता नहीं है, साबरा ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। जिन्नों के बारे? डॉक्टर ने सोचते हुए कहा, पहले आप बताएं आप क्या जानती हैं? मैं बहुत कुछ जानती हूँ, मैं उनके होने का इकरार करती हूँ, मैं उनको मानती हूँ। ए डॉक्टर, क्या तुम जिन्नों को मानते हो? देखो झूठ मत बोलना। नहीं मैं झूठ क्यों बोलूंगा, आपकी तरह मैं भी जिन्नों पर यकीन रखता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो डॉक्टर, साबरा ने खुश होकर कहा। अब आप इजाजत दें तो आपका मुआयना कर लें। हाँ क्यों नहीं, लो मैं लेट जाती हूँ, तुम अच्छी तरह मेरा मुआयना करो। ये कहकर साबरा बेड पर लेट गई। डॉक्टर ने आला अभी कानों से लगाया ही था कि साबरा फिर उठकर बैठ गई। ए डॉक्टर, क्या तुमने कभी जिन देखे हैं? नहीं मैंने जिन नहीं देखे, बस उनके बारे में पढ़ा और सुना है, डॉक्टर ने संजीदगी से कहा। फिर तुम्हें उनके बारे में कैसे यकीन आएगा? साबरा ने गैर यकीनी अंदाज में कहा। किसी चीज को जानने के लिए उसका देखना जरूरी नहीं, डॉक्टर ने दलील दी। लेकिन डॉक्टर बगैर देखे यकीन भी तो नहीं आता, साबरा ने हंसकर पूछा। इसका मतलब है कि आपने जिन देखे हैं? डॉक्टर ने हंसकर पूछा। हाँ मैंने बहुत कुछ देखा है, मैं बहुत कुछ जानती हूँ, मैं उनके होने का इकरार करती हूँ, मैं उन्हें मानती हूँ, साबरा ने खोए खोए लहजे में कहा और खामोशी से बेड पर लेट गई। डॉक्टर ने उसका अच्छी तरह मुआयना किया, साबरा से उसकी हालत के बारे में बहुत से सवालात किए, लेकिन उसने सारे सवालात का एक ही जवाब दिया, हाँ मैं उनके होने का इकरार करती हूँ, मैं उन्हें मानती हूँ। डॉक्टर के लिए यह केस मुनफरिद नौयत का था, उसकी समझ में कुछ ना आया। उसने साबरा को दवाएं देकर सुला दिया और इस केस को शहर के एक बड़े माहिर नफ्सियात के हवाले कर दिया। लेकिन वो हर सवाल का एक ही जवाब देती रही, डॉक्टर कभी तुमने जिन देखे हैं? नहीं देखे, मैंने देखे हैं। कैसे होते हैं जिन, जरा बताएं तो, वो पूछता। जिन देखना है तो मेरे जले हुए झुलसे हुए बालों को देख लो और इबरत पकड़ो। अगर तुमने उनके होने का इकरार ना किया तो याद रखो बहुत नुकसान उठाओगे, साबरा बहुत अफसरदा होकर कहती। बस वो इस तरह की बहकी बातें करती रही। डॉक्टर के हर सवाल के जवाब में वो जिन का तज़किरा करती रही, बस एक ही बात दोहराती रही। बिलाखिर डॉक्टर थक गया, उसकी समझ में कुछ ना आया, वो किसी नतीजे पर पहुंच ना सका। बाबर ने अपनी बीवी के बारे में उसे जो बातें बताई थी वो डॉक्टर के हलक से नहीं उतर रही थी। भला ये भी कोई बात हुई कि बैठे बिठाए खुद ब खुद उसके बाल झुलस गए। आज के जमाने में भला जिन कहाँ और ये जिन होती क्या भला है? वो इन औरतों को खूब जानता था। वो ऐसे ऐसे जिन खुद तख्लीक कर लिया करती हैं कि लोगों के होश उड़ जाएं। अब तक जो वाकयात उसके इल्म में आए थे उससे उसने सास बहू के दरमियान चपकलिश का अंदाजा किया। ये एक अजियत पसंदी का केस था। ये बात साबरा ने खुद ही जला लिए थे और अब जिन जिन कहकर सबको डरा रही थी। बहरहाल किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले मरीजा की तहलील नफ्सी बहुत जरूरी थी और तहलील नफ्सी के लिए वो बिल्कुल तैयार न थी। उसके पास तो 100 सवालों का एक ही जवाब था, हाँ मैंने जिन देखे हैं, मैं उन पर यकीन रखती हूँ। फिलहाल डॉक्टर ने उसे कुछ दवाएं लिख कर दी। ये सब दवाएं ज़हनी सुकून के लिए थी। 2 दिन बाद आने का कहकर और चंद हदायत देकर डॉक्टर चला गया। दवाएं खाकर साबरा दोपहर तक पुरसुकून अंदाज में सोती रही। फिर उसकी आंख खुली तो सामने बाबर को पाया। दाएं जानिब गर्दन घुमाई तो मामू फुरकान को देखा, बाएं जानिब अकबर था।
मामू फुरकान को देखकर साबरा ने बैठे बैठे हाथ आगे बढ़ा दिया। मामू फुरकान ने उसका हाथ थाम लिया। साबरा की आंखों में आंसू भर आए, फिर वो सिसक सिसक कर रो पड़ी। साबरा को रोते देखकर मामू फुरकान का दिल कट गया, लेकिन वो पत्थर बने खामोश बैठे रहे। वो चाह रहे थे कि वो रो ले ताकि उसके दिल का बोझ हल्का हो जाए। वो जानते थे कि वो क्यों रो रही है। ये नदामत के आंसू थे जो उसकी आंखों से बह रहे थे। ये पशेमानी थी जो आंखों के रास्ते निकल रही थी। मामू फुरकान ने उसके झुलसे हुए बालों को देख लिया था। उसका ये हशर होने पर उन्हें दिल ही दिल में अफसोस था। जब वो काफी रोली तो मामू फुरकान ने उसका हाथ छोड़कर उसके सर पर हाथ रखा और बोले, साबरा फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। मामू आप मुझे मुआफ कर दें, साबरा ने सिसकते हुए कहा। तुम मुझसे किस बात की मुआफी मांग रही हो? तुमने मुझे तो कुछ नहीं कहा। मामू फुरकान मुस्कुराकर बोले, मामू मैं गलती पर थी। मैं अगर आपका कहा मान लेती तो आज मेरा यह हशर न होता, साबरा ने कहा। अब तुम्हें यकीन आ गया? मामू फुरकान ने पूछा। हाँ मामू, साबरा ने बड़ा और ठंडा सांस लेकर कहा। मैंने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ भुगत लिया है। अब मैं किसी बात का इनकार नहीं कर सकती। उसने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। तुमने एक ही दिन में तौबा मांग ली, परेशान हो गई। जरा इस मासूम बच्ची का ख्याल करो जो 6 माह से इस तरह के हालात से दो चार है, और तुम इसे महज ड्रामा समझती रही, मामू फुरकान ने कहा। हाँ मामू, मैं गलती पर थी। इस बात की मैं आपसे मुआफी मांग रही हूँ। क्या तुमने नीलम को मुआफ कर दिया? मामू फुरकान ने पूछा। हाँ, मैंने सिद्के दिल से इसे मुआफ कर दिया। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। फ्याज की बेटी या किसी मुलाजमा की मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। वो अब इस घर की बहू है, हमारी इज्जत है। वाह रे इनकलाबे जमाना, बाबर अली ने हंसकर कहा। शुक्रिया अम्मी। अकबर के दिल से एक बोझ सा उतर गया। साबरा ने अकबर को करीब करके उसका सर अपने सर से लगा लिया। मेरा बेटा, मेरा मजलूम बेटा कहो, बाबर अली ने फिर टुकड़ा लगाया। हाँ ये बात तो सही है। वाकई अकबर बड़ा मजलूम है बेचारा, शादी करके भी कुछ हाथ ना आया। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सब्र से काम ले रहा है। आखिर साबरा का बेटा है ना, बिलाखिर फतह इसके कदम चूमेगी। मामू फुरकान ने अकबर को मोहब्बत से देखते हुए कहा। बस मामू, आप जैसा कहते जा रही हैं करता जा रहा हूं। मैं आपका बड़ा फर्मा बरदार हूं, अकबर बोला। मैं जानता हूं अकबर साहिब, मामू फुरकान ने हंसकर कहा। नीलम और राशिदा कहाँ हैं? साबरा ने पूछा। घर पर, अकबर ने कहा। हाय, उन्हें घर पर अकेला छोड़ दिया? साबरा ने खौफजदा होकर कहा। नहीं, वो अकेली नहीं है, उनके साथ शमसा है, तुम्हारी मुमानी है, मामू फुरकान ने बताया। मुमानी आई हैं? वो तो घर से कभी कभी निकलती हैं। आप उन्हें यहाँ क्यों नहीं लाए? मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ क्या सूरत हाल है। वो तो आने को कह रही थी, लेकिन मैंने खुद ही उन्हें घर पर छोड़ दिया और अकबर को साथ लेकर यहाँ आ गया, मामू फुरकान ने वजाहत की। अम्मी आप अस्पताल में कब तक रहेंगी? घर चले ना, अकबर ने कहा। चलो, साबरा ने हंसकर कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे ही चलो, पहले डॉक्टर से पूछ लें, शाम तक यहाँ रहो। शाम को डॉक्टर से बात करेंगे, बाबर ने कहा। शाम को डॉक्टर ने देखा तो साबरा को बहुत अच्छा पाया। जब वो अस्पताल लाई गई थी तो उस पर एक हजियानी कैफियत तारी थी। अब वो पूरे होश में आ चुकी थी, पुरसुकून हो गई थी। डॉक्टर ने चंद दवाएं और चंद हदायत देकर अस्पताल से जाने की इजाजत दे दी। साबरा घर पहुंची तो सबसे पहले उसने नीलम को गले लगा लिया। मेरी बच्ची, मेरी बेटी कहकर उसकी पेशानी और रुखसारों को चूमा। साबरा का बदला हुआ रूप देखकर नीलम भी अपने दिल पर काबू न रख सकी। वो तो पहले ही से भरी हुई थी, सिसक सिसक कर रो पड़ी जैसे वक्त रुखसत हो। मामू फुरकान, मुमानी, रेहाना और शमसा को यह मंजर देखकर बड़ी खुशी हुई। अरे भाई, ये रोना धोना ही चलता रहेगा या चाय वाय भी चलेगी? मामू फुरकान ने हंसकर कहा। मामू चाय आपको अभी मिलती है, राशिदा ने कहा। हाँ भाई, जल्दी पिलाओ चाय ताकि हम लोग चलें, मामू फुरकान ने बताया। मामू आप जाएंगे नहीं? इतने दिनों के बाद तो मुमानी आई हैं, मैं खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी, साबरा ने कहा। भाई खाने वाने के चक्कर में बहुत देर हो जाएगी, फिर सवारी मिलना मुश्किल हो जाती है, मामू फुरकान ने कहा। आप रिक्शा टैक्सी की फिक्र न करें, अकबर आपको छोड़कर आएगा, साबरा ने हंसकर कहा। अच्छा, टैक्सी वाला भी यही मौजूद है? इस मर्तबा शमसा चहक कर बोली। उसकी इस बात पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। नीलम और अकबर की शादी के बाद ये पहला कह कहा था जो इस घर में गूंजा। इस घर से खुशियां रूठ गई थी। हर तरफ खौफ, गुस्से और उदासी का राज था। नफरतें उग रही थीं, खौफ फल फूल रहा था। घर के मक्खी एक दूसरे के चेहरों से बेजार हो गए थे। इस घर में आज खुशी का पहला कहकहा गूंजा तो सभी ने इस बात को महसूस किया और खुदा का शुक्र अदा किया।